जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है उन्होंने भी इस विषय पे जो अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट करा जब हमारे यहाँ इतनी सारी डेथ हो रही थी जी और जिस तरह से बॉडीज के साथ जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, तो ये ऑब्जर्वेशन करी गई कि हालांकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी है वो ये कहती है कि जो राइट टू लाइफ है वो राइट टू लाइफ सिर्फ जीने तक ही संभव नहीं है, विथ डिग्निटी को डिफाइन करा था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। और जी उसके बाद उसकी जो एक्सटेंशन थी उसमें ये भी जोड़ा गया कि जो राइट टू क्रिमेशन है, या अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो जो दफनाने का राइट है या जो जलाने का राइट है या किसी भी तरह अंतिम क्रिया का राइट है, वो भी एक फंडामेंटल राइट की कैटेगरी को फॉल करता है। और अगर आप इसमें स्पेसिफिक अगर कोई जजमेंट देखना चाहें, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो मुझे ध्यान आता है प्रदीप गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये ऑब्जर्वेशन जो थी, ये ऑब्जर्वेशन पहली बार प्रिसाइज रूप से बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर आई थी, जी जिसके अंदर जो है एक सर्कुलर इशू करा गया था बीएमसी के द्वारा कि जो बॉडीज की उनको जलाने या दफनाने के संबंध में जब कोविड-19 अपने चरम पर था, तो ये महसूस करा गया कि जिस तरह से बॉडी के साथ अनवांटेड चीजें हो रही थी, लोग डरे हुए थे, और जो आप अगर कहें कि जो क्रिमेशन नहीं हो जहां पा पर रहा था होता है प्रॉपरली। वहां जगह नहीं थी, और मतलब लोग बॉडी को इस तरह से भी बॉडीज कुछ मिली जिसका यहाँ पर जिक्र करना भी मुझे लगता है कि एक दर्दनीय अनुभव होगा, क्योंकि कोविड जी को हमने देखा है। जी तो वहां पर यह महसूस करा गया ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच के द्वारा कि राइट टू डिसेंट बुरियल जो है वो भी एक राइट है, कि हम बॉडी को ऐसे ना करें, क्योंकि डिग्निटी के साथ जो है वो ह्यूमन बॉडी को दफनाया जाए या जलाया जाए या उसका लास्ट जो है क्रिमेशन करा जाए, क्योंकि आदमी के मरने के साथ उसके सारे राइट खत्म नहीं होते। जिस तरह से हमारे अगर आप जो रिलीजियस एस्पेक्ट को देखें तब भी उसमें कहा था शरीर जो है उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। तो जो ये संस्कार है ये भी हमारे जो हमारी धार्मिक भावना है उसमें एक पवित्र क्रिया को माना गया है। जो संस्कार का अर्थ ही क्रिया है, तो अगर आप देखें और सारे धर्मों में ये है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया राइट टू लाइफ गारंटेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि आप जब किसी बॉडी के साथ वो करेंगे तो वो भी डिग्निटी के साथ होना चाहिए। और ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का ओन मोशंस था, मतलब किसी ने पिटीशन फाइल नहीं करी थी, ऑन मोशंस उन्होंने इस तरह का जो है वो ऑब्जर्वेशन करी थी। इसी के साथ और अगर आप देखना चाहें जिसके अंदर इसकी बात करी गई थी, जो जजमेंट्स थे, एक जजमेंट मुझे ध्यान आता है वो आश्रय अधिकारी अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें भी इस तरह की बात करी गई। विकास चंद्रा गुड्डू बाबा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी इस तरह की बात करी गई। और जो आर्टिकल 21 था वो मेनका गांधी का अगर आप केस देखें तो उसमें बहुत एलाबोरेटली इस बात को कहा गया कि राइट टू डिग्निटी, कि आप किसी जो इंसान है उसकी जो डिग्निटी है वो आदमी को इस तरह से ना करें कि वो मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस हो। तो यहाँ पर हालांकि क्रिमेशन की बात डायरेक्ट नहीं करी गई, पर जब उन्होंने इस कोनोटेशन को यूज करा कि राइट टू डिग्निटी से अभिप्राय नॉट ए मेयर एग्जिस्टेंट ऑफ एनिमल, जिसका ये अर्थ है कि हम मरने के बाद भी जिस तरह से एनिमल के साथ व्यवहार करते हैं वो कम से कम इंसानों के साथ ना हो। और इसके ऊपर अगर जो सबसे ज्यादा काम अगर मुझे कहीं नजर आता है तो वो मुझे नजर आता है कॉमन कॉज करके, जो एक एनजीओ है, उन्होंने बहुत इस पे काम करा। और इसमें खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1962 की भी एक जजमेंट है जो बहुत लैंडमार्क जजमेंट है इसके ऊपर। इनफैक्ट उसमें ही
मुझे ध्यान आता है कि जो उन्होंने एनिमल एग्जिस्टेंस की बात करी थी, राइट टू लाइफ को लेकर, तो वो वहां से 1962 से वो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ और कोविड तक आते आते ये मान लिया गया कि जो क्रिमेशंस है बॉडी का, वो भी फंडामेंटल की कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। जी जी, आप बताइए। हाँ, रोहताज पटेल जी, प्लीज़ आप इस पर अपना कोई मत रखना चाहेंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, नवीन जी ने लगभग लीगल पोजीशन क्लैरिफाई की है। तो ट्रेस बैक तो ये राइट टू डिग्निफाइड बरियल 1995 में एक्सप्लिसिटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, परंतु इस संबंध में कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं है, उसका अभाव है। क्योंकि यदि बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन की यदि हम बात करें तो वो सिर्फ इस बात पे जोर देता है कि बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, और जो इन चीजों को छुपाएगा, जानकारियों को छुपाएगा, उस पर पेनाल्टी के प्रोविजंस है, बट वो पेनाल्टी 50 रुपए या 1000 रुपए इस तक सीमित है। तो वो प्रोविजन सिर्फ इस पॉइंट पे हैं कि आपको डेथ को इंटीमेट करना, परंतु बरियल एज ए मैटर ऑफ राइट किसी स्टैट्यूट में कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा, जुडिशियली प्रोनाउंसमेंट के अलावा कहीं स्पेसिफिक लेजिस्लेशन उस पॉइंट पे नहीं है। अच्छा, हॉस्पिटल में जैसे फीटल डेथ की बात करें अपन, तो उसको मेडिकल वेस्ट के तहत वो डिस्पोज कर देते हैं कई बार। अबेंडेंट के केस में फिर ये कंफ्यूजन आता है कि उसका बरियल होना है कि क्रिमेशन होना, ये एक इशू रहता है। अनआइडेंटिफाइड है, उसको किस राइट के हिसाब से वो होना, इस पॉइंट पे कोई स्पेसिफिक लेजिस्लेशन एज सच नहीं है। बरियल ग्राउंड को मेंटेन करने की जिम्मेदारी जनरली लोकल बॉडीज की होती, म्युनिसिपैलिटीज या नगर पालिका या ग्राम पंचायत की। तो कहीं ऐसा स्पेसिफिक एरिया, मतलब चिल्ड्रंस के लिए बरियल ग्राउंड हो, ऐसा कहीं रूल्स और उसमें नहीं मिला। जनरल एक बरियल ग्राउंड होता है, कई बार जानकारी के अभाव में लोग उसको लौटा भी देते हैं। इस तरीके के मामले का कॉग्निजेंस वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने 2007 में लिया था और दिल्ली गवर्नमेंट से इस संबंध में जानकारी मांगी थी। 2007 में एक हिंदुस्तान टाइम्स में आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें इस बात का उल्लेख है। तो उसमें भी जनरली जो बरियल ग्राउंड के जो ओनर या संचालक जो होते हैं, उनका ये कहना है क्योंकि 3 साल से नीचे के बच्चों के संबंध में कोई कानून स्पेसिफिक नहीं हो, ना ही रिलीजियस राइट स्पेसिफिक है कि इसका क्या किया जाना। उस बॉडी को कई लोग दफना देते हैं, कुछ लोग जला देते हैं, कुछ लोग नदी में बहा देते हैं, कुछ लोग नदी के किनारे दफना देते हैं। तो क्वेश्चन जब हम राइट टू क्रिमेशन की बात कर रहे हैं तो उसका एक सेफ गार्ड पर भी हमको बात करना होगी। बरियल ग्राउंड सेफ उसमें रहें। कई बार क्या होता है, डॉग्स मॉन्गर करके बॉडीज को बाहर निकाल लेते हैं, वो ले जाते, तो वो डिग्निटी बरियल के राइट के बाद उसके बाद भी प्रोटेक्टेड रहे। तो ये इसका प्रोटेक्शन अश्योर करने की जिम्मेदारी स्टेट की होना चाहिए, और स्टेट पर जब तक आप ऑफिसर्स पे कोई लाइबिलिटी फिक्स नहीं करते जब तक चीजें दुरुस्त नहीं होती, क्योंकि वहां तो गुड फेथ में लगभग सभी बच जाते हैं अपनी जिम्मेदारियों से। तो वो चीज पर सर इसके अंदर जी सर सॉरी, इसके अंदर अगर आप देखें तो आईपीसी के अंदर 2 सेक्शन आपको नजर आते हैं जिसमें जो है इनैक्टमेंट की तरफ से बरियल के ऊपर बात करी गई है। एक मेरे ध्यान में आता है 297 और 404 जी। वो जो 297 और 404 है, वो असल में सेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अपनी लेजिस्लेटिव पेरिफेरी को, वो ट्रेसपास को वो करते हैं। लेकिन अगर आप इसकी इंटरप्रिटेशन को फॉलो करेंगे या आप इसके जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को वैलिडेट करना चाहेंगे या कनोट करना चाहेंगे अपने, उससे तो आपको ये नजर आएगा कि उन्होंने जो ट्रेसपास बताया
या उसके ऊपर जो इन्होंने पीनल प्रोविजन के अंदर जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर इसे फॉल करा के और पीनल प्रोविजन के अंदर जिस इनेक्टमेंट को ये अलाइन कराना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है उसकी रिफ्लेक्शन को यहाँ शो करा रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें जो अगर डेथ को आप या राइट टू क्रिमेशन को आप सिविल लाइबिलिटी के पैरामीटर पे स्क्रिंच करना चाहेंगे या उसको कंसोलिडेट करना चाहेंगे तो वो एक सिविल रॉन्ग की कैटेगरी के अंदर फॉल होगा। पर जब आप क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस की उस लाइट के अंदर उसे इनलाइटनमेंट करते हैं, या जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस की जो अपनी इंस्टीट्यूशनल वैल्यू है उसके अंदर आप उसको स्क्रू माउंटेड करके इंटरप्रिटेशन उसकी करना चाहते हैं, तो आप ये दिखाना चाहते हैं कि ये मेयर जो है वो सिविल लाइबिलिटी नहीं है, ये इज ए ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। और जो आईपीसी है वो उसकी अपनी वैलिडिटी को अगर आप जांचेंगे तो वो सब्सटेंटिव लॉ है, जो सब्सटेंटिव लॉ बहुत सारे क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस को फॉलो करता है। तो मुझे ये लगता है कि हम अगर ये कहें कि क्रिमिनेशन के बारे में कोई लेजिस्लेटिव इंटेंट, जुडिशरी इंटेंट जो है वो लेजिस्लेशन का नजर नहीं आता, तो मुझे लगता है नहीं। पर हाँ, दूसरे संदर्भों में ये जरूर नजर आता है कि आप उसे एक वेग्यू सेंस के अंदर देखते हैं, राइट या स्पेसिफिक सेंस के अंदर डिफाइन नहीं करा गया है। पर अगर मैं दूसरी तरफ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट की बात करूं या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात करूं तो वो पैरामाउंट है और सबको सुपरसीड करती है। और जो आर्टिकल 21 है उसकी जो अपनी डायमेंशंस है वो अपनी डायमेंशंस भी फॉर रीचिंग और बहुत डीप डायमेंशंस हैं, जो कि उस आर्टिकल को सारे आर्टिकल पे एक सुपरसीड और स्ट्रॉन्ग आर्टिकल माना जाता है। जब भी हमारे पास कुछ नहीं बचता तो हम उसकी शेडो के अंदर जाके अपनी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी को वैलिडेट कराना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जितनी भी आज तक इंटरप्रिटेशन करी है, और इनफैक्ट कोविड के बाद जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और बहुत सारे हाई कोर्ट्स की भी ये रही, तो वो जो राइट टू लाइफ के बाद राइट टू डेथ जो है वो ज्यादा कंसोलिडेट और स्ट्रॉन्ग जो है वो पीस ऑफ इंटरप्रिटेशन नजर आता है। और कहीं ना कहीं जुडिशरी की भी ये मंशा रही कि वो भी इस वाले पॉइंट को और ज्यादा अच्छे से निखार के लेके आए। तो मुझे लगता है सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि हमारे पास नहीं है, पर ये कहना ज्यादा बेनिफिशियल है कि हमारे पास उसकी स्पेसिफिकनेस नहीं है। एग्जैक्टली मेरा पॉइंट भी वही था कि लॉ जो है वो स्कैटर्ड है। मान लीजिए आप किसी बरियल ग्राउंड में गए, कई बार हम मीडिया रिपोर्ट में भी देखते हैं कि फलानी जगह उन्होंने दफनाने से मना कर दिया फलाने रीजन से। उसके बाद क्या? क्योंकि जो 301 डिफाइन कर रहा है, जो 297 डिफाइन कर रहा है, वो तो बॉडी को एक्सक्यूमेट करना, उस पर इंटरफेरेंस करना, ट्रेसपास करना, ये सारी चीजें। मगर रिफ्यूजल पे कोई पेनाल्टी आती हो ऐसा कहीं स्पेसिफिकली नहीं देखने को मिलता। और उसमें फिर एक ये प्रॉब्लम भी हो जाती है ना पटेल जी कि वो जो बच्चे को जो वहाँ पे दफनाने के लिए मान लीजिए लेकर आए हैं, तो वो बच्चे को नॉर्मल डेथ हुई है तब उसको लेकर आए हैं, स्टिल बॉर्न बेबी है, या फिर वो नेचुरल डेथ नहीं बल्कि अननेचुरल डेथ है, उसका मर्डर हुआ है। तो इसलिए कुछ इसमें मुझे लगता है कि जब हम राइट टू क्रिमेशन की बात कर रहे हैं और ये वाला पॉइंट उठा रहे हैं कि वो लोग मना कर देते हैं, तो वहाँ हमको शायद कुछ ना कुछ इस तरह का इसमें डालना चाहिए जिससे कि कुछ या तो हॉस्पिटल से, हाँ हॉस्पिटल से कुछ, वो तो ऑलरेडी बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट में दिया हुआ है जी, वो प्रोविजंस तो ऑलरेडी हैं
कि कि वो मेडिकल ऑफिसर को सर्टिफाई करना उसका कॉज ऑफ डेथ क्या था, यदि ट्रीटमेंट के अंदर था, डिलीवरी के समय, वो सारे प्रोविजन है। परंतु वो सब इंटीमेशन के बाद करना क्या है, आदमी को जाना कहाँ है, ये चीज क्लियर नहीं होती। यदि नगर पालिका वाला मना कर दे दफनाने से, तो उसके बाद करना क्या है, कौन सी धारा में पुलिस को कार्रवाई करना, तो वो चीजें स्पेसिफिक नहीं। वो खास तौर से जो इन्फेंट होते हैं 3 साल से नीचे के बच्चों को, उनके बारे में लोग उतनी गंभीरता से नहीं लेते उसके डिस्पोजल का। यदि उससे बड़ा होता तो परिवार भी उसको गंभीरता से लेता है, और वैसे भी तो कई बार इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण भी लोग उसको क्या है कि कहीं भी जहां जगह मिली वहां दफना दी। तो वो चीजें पे कर्व होना चाहिए। यदि क्रिमेशन होना है तो स्पेसिफाइड एरिया में वो एग्जैक्टली जी आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो उसके लिए एक डेजिग्नेटेड प्लेस होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो ये मुझे ये भी लगता है मुझे ये भी लगता है मोनिका जी और सर, मुझे लगता है कि ये एक विषय जो है वो कानून के साथ साथ एक जो हमारे रिलीजियस एस्पेक्ट है उसे भी कहीं ना कहीं टच करता है। अगर आप वो रिकॉग्नाइज करता है अपना यूएन कन्वेंशन, जेनेवा कन्वेंशन, फोर्थ कन्वेंशन इस चीज को रिकॉग्नाइज करता कि डेड बॉडीज का डिस्पोजल उनके रिलीजियस फेथ के हिसाब से होना चाहिए। जहाँ फेथ नॉन है वहां तो ठीक है, परंतु फेथ नॉन है, आप गड़ाना चाहते आप कहीं भी ना गड़ा दो। आज आप बॉडी को दफना करके बच्चे की, कल को कुत्ते ना निकाल लो कहीं जगह ले जाके किसी के खेत में रख दिया, नहीं आएगा तो फिर करेगा ना, उसने ऐसा बोला तो नहीं। इसलिए जी, तो मेरा ये एम्फेसिस था, जब इन्फेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं, रिलीजियस लॉ भी क्लियर नहीं है या यूनिफॉर्म नहीं है। ये क्लियर तो है, यूनिफॉर्म नहीं है। कुछ जगह उनको जलाया जाता है, कुछ जगह दफनाया जाता है, इवन इन हिंदूज में, है ना। कुछ जगह वो बच्चों को जलाते हैं, कुछ जगह पे दफना। नहीं पटेल जी, जहाँ तक मुझे लगता है, जो हम क्योंकि फोकस कर रहे हैं 1 ईयर तक के बेबी को, तो उसमें जलाने का तो शायद किसी भी धर्म में नहीं है। देखिए मुस्लिम धर्म और अगर हम क्रिश्चियन धर्म की बात करते हैं तो वहाँ पर वैसे भी दफनाने की ही परंपरा है। और अगर हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो वहाँ पर जो मेरे देखने में आया वो है कि या तो बॉडीज़ को दफनाया जाता है, बेबीज़ की बॉडीज़ को भी, या फिर उनको पानी में बहा दिया जाता है। एक और चीज़ पिछले साल या उससे पिछले साल मेरी जानकारी में आई थी जिससे मैं अनअवेयर थी, वन दाह करके कुछ होता है, ये राजस्थान में इसको पाई जाती है ये वाली कल्चर। तो वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ बेबी के साथ नहीं बल्कि जो बड़े लोग होते हैं उनके साथ भी कुछ कल्चर में राजस्थान में ऐसा है कि वो लोग जो मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद डेड बॉडी को जंगल में या डेजर्टेड प्लेस में छोड़ देते हैं, प्रकृति में जो और जीव हैं उनके खाने के लिए। मोनिका जी, अगर आप इसका कॉन्सेप्ट देखें तो मुझे लगता है ये ज्यूस या यहूदी परंपरा से कहीं से आया। उनके अंदर भी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो वहां से ऐसा अपनी बॉडी के साथ करते हैं ताकि उसकी बॉडी को दूसरे लोग भी अपना जीवन जो है मतलब वो काम आ जाए। हाँ, मृत्यु के बाद बॉडी भी काम आ जाए वो। जी हाँ, तो ये ऐसे करके, क्योंकि वहाँ पर एक केस हुआ था, वंदा करके एक बेबी की डेड बॉडी ऐसे मिली थी, तब फिर वहाँ राजस्थान में कुछ लोगों से संपर्क किया तब पता चला। तो हमारे, और क्योंकि पानी में बहाना ये हमारे यहाँ कल्चर में एकदम आम बात है। अब जिस बॉडी को पानी में बहाया जा रहा है ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है अनटिल अनलेस उसका पोस्टमार्टम ना हो कि भाई वो नेचुरल डेथ है या अननेचुरल डेथ है। तो जब हम इसकी रिकमेंडेशंस पर काम कर रहे हैं तो हमें ये सारी प्रैक्टिसेस बंद करवानी होंगी। इसके लिए रिकमेंड करना होगा कि एक डेजिग्नेटेड प्लेस हो, और अगर दफनाना, क्योंकि वो सभी धर्मों में एकमात्र जो दफनाने वाली परंपरा है वो सभी धर्मों में इक्वली मुझे लगता है कि वो मानी जाती है, स्वीकृत है, तो उसी पर ही फिर आगे बढ़ा जाए। बच्चों की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो बाकी सदस्य भी इस पर अपनी राय रखें। अच्छा, दूसरा 318 के संबंध में हमको कहना था कि 318 में जो डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी है वो ऑफेंस नहीं है, कंसीलमेंट ऑफ बर्थ ऑफेंस है। यदि आप जन्म को छुपाते तो वो अपराध है, और यदि सीक्रेटली बॉडी को दफनाते तो वो अपराध नहीं। नहीं, पॉइंट पे भी तो इसमें तो डिस्पोजल ऑफ बॉडी मतलब अगर वो कोई फैमिली मान लीजिए आई और बेबी नेचुरली उसके डेथ हुई है और वो फैमिली जाते हुए नॉन है कि भाई ठीक है ऐसी फैमिली का बच्चा है, कोई क्राइम नहीं हुआ क्योंकि वो स्टिल बॉर्न बेबी है, लेकिन जब वो जाते हुए उस बेबी को डस्टबिन में डाल के चला जाता है तो क्या हम इसको डिस्पोजल ऑफ बॉडी मानेंगे?
एग्जैक्टली तो कोर्ट ने उस पर कई जजमेंट्स है कि छोड़ा है, क्योंकि बर्थ वाज नोन टू एवरीवन बट तो डिस्पोजल इज नॉट एन ऑफेंस। उसको डिफरेंशिएट किया था 1950 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट है स्टेट वर्सेस कहर सिंह, जहां की उन्होंने स्टेट की अपील इस पॉइंट पे डिसमिस की थी। उन्होंने कहा था कंसीलमेंट जो अपराध है वो सिर्फ कंसीलमेंट ऑफ बर्थ है, डिस्पोजल के संबंध में कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है, और उसको यदि आप चुपचाप से दफना भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या उन्होंने इसको मेंशन किया था कि डिस्पोजल के संबंध में कोई कानून नहीं है, इसलिए ये मतलब एग्जैक्टली उसका टेक्स्ट में शेयर करूंगा जजमेंट का, उसमें ये पॉइंट डिस्कस किया उन्होंने जी। तो मतलब हम इसको भी तो ग्राउंड बना सकते हैं ना, जब हम रिकमेंडेशंस मांग कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं। तो उसमें एक्चुअली यही है कि इन्फेंट की भी डेथ हो तो उसकी रिपोर्टिंग हो। बर्थ एंड डेथ एक्ट तो स्पेसिफिक कहता है कि स्टिल बर्थ की भी डेथ रिपोर्टिंग होना चाहिए, और रिपोर्टिंग के साथ साथ एक्चुअली उसका डिस्पोजल कैसे होना चाहिए, इस पर क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए कि कैसे करना है, क्लियर वो होना चाहिए। जी जी। आपने एक ड्राफ्ट शायद शेयर किया था, वो कुछ इसके क्रीमेशन या डिस्पोजल के बारे में ही, मुझे लगता है पिछली मीटिंग में आपने शेयर किया था, उसको हम भूल गए हैं इस ग्रुप में शेयर करना। मुझे लगता है कि 318 का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो 318 के जो हाइलाइटेड वर्ड है वो है सीक्रेटली, सीक्रेट डिस्पोजल, पहला वाला। और दूसरा आप अगर इसको देखेंगे तो उसमें लिखा है डिस्पोजिंग। अगर आप इन दोनों शब्दों को और तीसरा अगर इसकी और आप नीचे वाले उसको देखेंगे, हालांकि ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, उसमें आगे शब्द जो यूज हो रहे हैं वो यूज हो रहे हैं इंटेंशनली। और अगर आप थोड़ा सा और जाएंगे तो कंसील, तो ये जो शब्द हैं इनकी अपने आप में जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है या इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू है, उस संदर्भ में अगर आप इसे करना चाहेंगे तो जो एक अपराध, हालांकि ये सेक्शन भी उसको पनिशेबल ऑफेंस के अंदर कंसिडर करता है, पर वो जो अपराध है वो उस और इशारा कर रहा है कि आपने किसी के साथ ऐसा कुछ कर दिया जो स्टेट को प्रोहिबिट करता है। और सीक्रेटली जो है वो एक कॉन्स्पिरेसी को दिखाता है। वो सीक्रेटली का मतलब यहाँ पे चुपचाप नहीं है, वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन को दिखा रहा है या क्रिमिनल मेंटेलिटी को दिखा रहा है, या आपके एक्टर्स रिया की ओर इशारा कर रहा है या मेंस रिया की ओर इशारा कर रहा है कि आपकी जो इंटेंशन है वो क्रिमिनल इंटेंशन के साथ आपने उस एक्ट को किया है जो पनिशेबल ऑफेंस है। पनिशेबल ऑफेंस वो पर से पनिशेबल नहीं है, पर वो जो पनिशमेंट है वो एक आपने ऑफेंस की तरह उसे करा। इसीलिए जो लेजिस्लेशन की वर्डिंग है सीक्रेटली, डिस्पोजिंग, इंटेंशनली, क्योंकि इंटेंशनली जहां जहां भी क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर यूज होता है वो एक वायलेटिंग ऑफेंस की कैटेगरी को इंटरप्रिटेट करता है। यहाँ पर हालांकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है कि मतलब वो मुझे लगता है कि वो लोग ज्यादा अच्छी तरह से मेरी बात को फॉलो कर पाएंगे जो बहुत ज्यादा जुडिशियल माइंड के हैं या जो लीगल फील्ड से वो करते हैं। तो मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए, क्योंकि अगर आप शब्दों को देखें तो जुडिशियल जो मैंडेट है, जैसे वो अगर इंटेंशनली यूज कर रहे हैं या कंसील यूज कर रहे हैं या सीक्रेटली यूज कर रहे हैं या डिस्पोजिंग यूज कर रहे हैं, तो लेजिस्लेटिव मैंडेट को वो डिपिक्ट कर रहा है। तो ये एक मुझे लगता है कि 318 में मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। हालांकि इससे बहुत सारी जजमेंट है, पर मेरे को मैं आपसे माफी चाहूंगा कि मुझे 5 मिनट में वो करके जाना पड़ेगा। तो मैंने इसलिए ये अपना लास्ट कमेंट दिया। तो मैं आपसे मोनिका जी इस विषय पे थोड़ा सा माफी चाहूंगा कि मुझे अब जो है नहीं ठीक है। आप तो क्योंकि अभी यात्रा में तब भी आपने इतनी बातें कह दी, आप जा रहे हैं क्योंकि, तो मैं इससे पहले एक बात अगले जो हमारा यहाँ राज्य में प्रोग्राम होने जा रहा है उसके लिए कह देती हूँ, फिर हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि इतनी जल्दी शायद इसका प्री ड्राफ्ट तैयार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो छूट रहे हैं।
तो क्या हम लोग इसको ऐसा करें कि अभी तक की मीटिंग्स में, और आगे एक मीटिंग अभी हम लोग और करेंगे इसको लेकर, तो तब तक हमारे जो भी इन सब चर्चाओं के दौरान जो रिकमेंडेशंस अगर हम कुछ तैयार कर लें, तो क्या अभी उसी को ही आगे बढ़ाया जाए और प्री ड्राफ्ट पर हम लोग इस तरह के सेशन अभी करते रहेंगे और उसको फिर फाइनल। मोनिका जी, मेरा इसमें एक सजेशन है कि आप जब भी ड्राफ्ट की बात करेंगे तो वो ड्राफ्ट एक्चुअल में ड्राफ्ट और इंटेंशन को दिखाना चाहिए। वो मेयर से ड्राफ्ट हो और उसकी लैंग्वेज और उसकी वो ऐसा ना हो कि हम हंसी का पात्र बने। नहीं, वो तो उसमें तो नवीन जी उसमें आपका, रोहताश जी का और जो भी लॉ फील्ड से और सदस्य हैं उनका हमको एक्सपर्टीज चाहिए होगा। मुझे ये लगता है मोनिका जी कि हमें इसमें एक काम करना चाहिए, क्योंकि मैं रिसर्च में रहा उसके अंदर, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर जब बिल पेश करा जाता है तो उससे पहले कॉन्सेप्ट नोट और जो दूसरे डिपार्टमेंट्स के नोट होते हैं उस तरह का कुछ नोट्स बनाकर यहाँ करा जाए जो बाद में एक्ट बनते हैं जिस तरह से वो कानून बनाते हैं वो उस तरह से हम वो बनाएं और जितनी हमारी मीटिंग है उसके समराइज करके और उसे चैप्टर वाइज करके समरी के साथ और विद इंटेंशन और विद ऑब्जेक्टिव के साथ करा जाए, तो मुझे लगता है वो ज्यादा वो रहेगा। आप अपनी चर्चा को वो रखिए और मैं आपसे माफी चाहता हूँ और मैं सारे सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो जुड़े, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मोनिका जी, आपकी इजाजत तो मैं लीव कर जाऊँ। जी प्लीज, नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं फिर हम लोग। थैंक यू मोनिका जी। जी थैंक यू। जी रोहताश जी आप कुछ दिखाना चाह रहे हैं, आप स्क्रीन शेयर कर रहे थे तो कुछ जी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा था, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको शेयर करने की। ये आप दोनों ने आज एक नए एस्पेक्ट पर इसके विचार मतलब प्रकाश डाला है, जो थोड़ा सा अनअवेयर थे हम कि बॉडी के डिस्पोजल पर कुछ कानून अभी नहीं कहता, मतलब वो कोई अपराध नहीं है, लेकिन इसको सीक्रेटली जब डिस्पोज ऑफ किया जाता है बॉडी को तो वो कानूनन अपराध आ जाता है। तो हमें तो फिर अब इस पर भी नहीं, उसमें उद्देश्य ये है कंसीलमेंट ऑफ बर्थ, जन्म को छुपाना। जी जन्म को छुपाने के उद्देश्य से डेड बॉडी का डिस्पोजल किया गया, वो अपराध है। जी यदि मान लीजिए आपका अस्पताल में जन्म हुआ, आप बच्चा आपका मृत हुआ, जी वो जानकारी अस्पताल को है, वहाँ की सिस्टर को है, वहाँ की मिडवाइफ को, आप ले आए बॉडी, रास्ते में गार्बेज में फेंक के चले गए, कोई अपराध नहीं। इसमें एक वर्ड और है मैडम, इस सेक्शन में हम इंटरफेयर करना चाहेंगे जी। इसमें एक वर्ड और है, चाइल्ड डाई बिफोर और आफ्टर ड्यूरिंग इट्स बर्थ। तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चा जन्म ले लिया उसके लिए वो चीज भी है, जो फिटस है जो है उसके लिए अगर आप कंसीलमेंट करते हैं और उसका डिस्पोजल करते हैं जी, बिना किसी को बताए, तो उस पे भी सेक्शन 94 BNS या सेक्शन 318 वो आप उस पे लागू होता है। और इसमें भी है कि मेरा कहना सिर्फ इतना है इस पॉइंट को उठाते समय कि सिर्फ बर्थ को छुपाने के उद्देश्य से डिस्पोजल किया वो अपराध है। बर्थ यदि छुपा नहीं है और आपने डिस्पोजल कर दिया तो वो कोई अपराध नहीं है, मेरा ये कहना। हाँ, लेकिन 18 और 94 है वो इस बात की कहती है कि आप जन्म नहीं छुपा सकते। जन्म यदि पब्लिक को पता और आपने फिर बॉडी का कुछ भी कर दिया वो अपराध नहीं है, ये मेरा कहने का। लेकिन हमें इसको डलवाना तो होगा, मतलब हमें इस पर रिकमेंडेशंस तो देनी होंगी और पुराने केसेस को मेंशन करते हुए ही, क्योंकि यही तो हमारी लड़ाई है कि उनकी अपनी एक डिग्निटी है और उस डिग्निटी से किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये डेड बॉडी की डिग्निटी का जो इशू है ये तूल पकड़ा कोविड के बाद बहुत ज्यादा तीव्रता से। NHRC ने भी इस मामले में जानकारी ली कोविड के बाद, जो कोरियाम डेड बॉडीज का देखा तो वो जागृति आई कि इसका भी एक डिस्पोजल होना चाहिए। निश्चित इस इशू को इसके पहले उतनी गंभीरता से नहीं देखा गया, क्योंकि जिनेवा कन्वेंशन 1950 से कह रही है कि राइट ऑफ बरियल, राइट ऑफ क्रिमेशन होना चाहिए, डिग्निफाइड डिस्पोजल होना चाहिए, परंतु इस संबंध में भारत ने अभी तक कोई कानून नहीं बनाया। बिल्कुल, सिर्फ
रजिस्ट्रेशन का कानून तो बनाया, जी बरियल ग्राउंड मेंटेन करा, मगर एज ए राइट उसको बरियल दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा इस बारे में, जी क्योंकि डाइवर्सिफाइड फील्ड है, रिलीजन डाइवर्स है, रिलीजियस इशू होते हैं, कास्ट इशू होते हैं, कई इश्यूज होते हैं। जी जी। तो उस पॉइंट पे एज ए मैटर ऑफ राइट वाली बात नहीं आती। आप अपने जबकि पालोना का जो जन्म हुआ वो तो इसी के लिए ही हुआ। यहाँ पर जब एक डेड बॉडी मिली जिसे कुत्ते खा रहे थे नवजात बच्ची की, उसके बाद ही ये पालोना अस्तित्व में आया और लगा कि ऐसे तो बच्चों को नहीं छोड़ा जाना चाहिए, तो बहुत गलत बात है। और दिक्कत क्या है हम कि लोग भी जब भी अगर हम इन डिजीज्ड बेबीज़ की बात करते हैं तो जो समझदार लोग हैं वो हमें ये समझाते हैं कि अभी तो लोग जिंदा बच्चों को ही बचाने में लगे हुए हैं, तो डिजीज्ड बेबी की या डेड बॉडी की जो बच्चे की डेथ हो चुकी है, भला उस पर कौन ध्यान देगा। ये बड़ी मैं क्या कहूँ, बड़ी दयनीय स्थिति है ये कि बच्चे मर रहे हैं, कई बार तो वहीं पर उनको छोड़ा जा रहा है, वहाँ पर उनकी डेथ हो रही है, लोग देख रहे हैं तो डेड बॉडी मिल रही है और वही सोच के चलते हैं कि एक नॉर्मल डेथ है और वो उसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते हैं। इस सिचुएशन को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी अब लगने लगा है। विद्याधर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस मामले में? हाँ, थैंक यू। मैं ये कहना चाह रहा था कि हम जो कानून लाएंगे जी ऑल एस्पेक्ट्स पर, इसका इन्फोर्समेंट पे कैसे हम इसे ला पाएंगे, क्योंकि कानून लाना एक बात होती है, बट इसका इन्फोर्समेंट में भी विथ इंटेंशन टू इम्प्लीमेंट वो होना भी ज़रूरी है। तो अगर ऐसे कोई केस आता है तो उसका कन्विक्शन क्या होगा, वो कैसे डील होगा, तो उसके बारे में भी हमें इस पे इंक्लूड करना होगा। ये मेरा सुझाव है। जी, निश्चित तौर पर इसी से ही यहाँ पर हमारे जो एडवोकेट साथी हैं उनका इंटरवेंशन होता है, क्योंकि वही ये बता सकते हैं कि हमें कैसे कैसे इसमें आगे बढ़ना होगा या क्या क्या हमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की ज़रूरत है। यही वो चीज़ें हैं, जो सवाल हैं, यही हमको आंसर के रूप में सरकार को देने हैं ताकि वो उनको अप्लाई कर सके या उसको कानून के रूप में क्या लेकर आ सुन सके। पा रहे हो मैडम? जी जी, सुन पा रहे हैं। ये मैंने स्क्रीन शेयर किया, क्या आपको दिख रहा? जी जी, दिख रहा हाँ, है। दिख रहा है। हाँ जी, ये इस तरीके से कोई ड्राफ्ट पे अपने को चर्चा करना चाहिए। जो मैंने एक फॉर्मल हेडिंग पॉइंट जो मुझे समझ में आई जी वो मैंने उसको प्लेस करने की कोशिश की है। जी जी, थैंक यू सो मच। जी, है ना? बहुत अब बढ़िया। इसके हिसाब से अपने को आपका जो इंटेंशन हो, क्योंकि मैं तो अभी हाल ही कुछ एक दिन पहले आपसे जुड़ा हूँ, और उसके हिसाब से आपने काम बहुत अच्छा और बहुत मतलब क्या कहें, बहुत है ना? प्रभावी और बहुत इफेक्टिव काम आपने है ना? कर तो दिया ये ये। कुछ इस तरीके का आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मैंने जो इसमें है, राइट टू हेल्थ, राइट टू न्यूट्रिशन, राइट टू आइडेंटिटी, राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू सेफ सरेंडर, जी है ना? जी ये राइट ऑफ इन्फेंट होना चाहिए। उसको यदि माँ बाप नहीं पालना चाह रहे किसी भी कारणवश, तो उसको ये अधिकार होना चाहिए कि वो सेफली शासन के पास सरेंडर हो जाए। ना? ये सेफ सरेंडर का ऑप्शन तो है, सरकार ने दिया है, लेकिन दिक्कत ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी इसके बारे में नहीं पता है और जो कॉमन पब्लिक है उसको तो नहीं ही पता है कि ये भी उनके पास एक राइट के रूप में उनके पास है। इसमें वॉलंटरी, यदि पेरेंट सरेंडर करना चाह रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसको वॉलंटरली आप सरेंडर कर दीजिए। ये कई बार कुछ इंस्टांसेस आपको स्पेसिफाई करना पड़ेंगे कि किन किन कंडीशन में पेरेंट्स सेफ सरेंडर कर सकते हैं। सर, अगर उसको हम लोग कंडीशनल बना देंगे तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैसे मैं विदेशों का कुछ पढ़ रही थी इसको लेकर, तो वहाँ पर जो वहाँ पर मैंने जो पढ़ा था वो ये था कि 30 डेज तक जो बेबी है, अगर वो उसमें जो एक टर्म थी जिस पर मेरा ज़्यादा ध्यान गया, तो था कि 30 डेज का बेबी अनहार्म्ड कंडीशन में वो फायर स्टेशन या इस तरह के वो उन्होंने सेफ हेवन लॉ के तहत बनाए हुए सेंटर्स, वहाँ पर उस बच्चे को सरेंडर किया जा सकता है। तो जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन उनके जो भी क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड्स सर्कल वाले हैं वो लोग भी जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स के लेटर के साथ उस बेबी को सरेंडर कर सकते हैं। ये वहाँ का था। तो जब मैं भारत से उसको कंपेयर करती हूँ तो मुझे लगता है कि भारत का ये कहीं ज़्यादा बेटर है और वास्ट है। कैसे कि यहाँ पर एक तो 18 साल तक के बच्चे की बात होती है जब भी बच्चे को लेकर बात होती है, दूसरा कि अनहार्म्ड जैसी कोई सिचुएशन वहाँ नहीं दी गई है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात कि वहाँ पर जो चीज़ है और जो भारत में नहीं है, जो आपने भी अभी कहा कि वहाँ ये कंडीशनल नहीं है। विदेशों में कंडीशनल नहीं है कि भाई ये कंडीशन होगी तो ही आप कर सकते हैं।
भारत में जो स्थिति हमें देखने में आ रही है CWCs के माध्यम से, वो ये है कि जब भी बेबी को सरेंडर करने की बात होती है, सभी CWCs तो नहीं, लेकिन कुछ CWCs इस पर क्वेश्चंस रेज करते हैं जो सरेंडर करने के लिए आते हैं, और उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो सकती है फ्यूचर में कि उनके सर्किल में अगर कोई और व्यक्ति है जो वैसी परिस्थिति होने पर अपने बच्चे को सरेंडर करना चाहता है, वो सरेंडर नहीं करके बच्चे को अबंडन करने का रास्ता चुनता है, वो उसको ज़्यादा सेफ लगता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए हमको शायद इसको नो क्वेश्चन आस्क्ड पॉलिसी इसमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तभी शायद हम, भारत बड़ा देश है और वहाँ पे। जी मैम, मैं थोड़ा सा आपको बीच में रोकना चाह रही थी। एक्चुअली हमारे यहाँ जो देश में जो सेफ सरेंडर पॉलिसी है उसके अंदर एक क्लॉज है नो क्वेश्चन पॉलिसी। तो हमारे यहाँ पे सेफ सरेंडर के अंतर्गत नो क्वेश्चन पॉलिसी के अंतर्गत ही बच्चों को सेफ सरेंडर करवाया जाता है, जिसमें हमने रायसेन जिले से काफी बच्चों को सेफ सरेंडर करवाया है। पेरेंट्स से आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं अगर वो आके अपने बच्चे को सरेंडर कर रहे हैं तो, लेकिन उसमें एक प्रक्रिया होती है SIR पॉलिसी, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो हम अपने केस वर्कर के द्वारा हाइड वे में करवाते हैं कि अगर कोई फैमिली हमारे पास आई है बच्चे को सेफ सरेंडर करने और ये बता रही है कि ये रखना नहीं चाहते हैं बच्चों को, तो हम अपनी तरफ से उसमें 60 डेज का टाइम रहता है। 60 डेज तक में हम अपना इंक्वायरी करते हैं, उस फैमिली का बैकग्राउंड, उसकी स्थिति, उसका सोशल स्टेटस क्या है, ये सब हम अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। और वैसे भी नो क्वेश्चन पॉलिसी के अंतर्गत कोई भी महिला या पुरुष वयस्क है वो अपने बच्चे को सेफ सरेंडर करना चाहता है तो बिना किसी क्वेश्चन के ये CWC को अधिकार है कि उसको सौंप लिया जाए, मतलब सरकार को सौंप दिया जाए। नहीं सुनीता जी, अगर आपको याद होगा शुरू में जब आप CWC में आई थी तो आपका भी 2-3 बार फ़ोन आया था मेरे पास कि मैम बच्चों को सरेंडर करने आते हैं, लेकिन यहाँ पर तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं उनसे, पेरेंट्स से, और फिर उसकी वजह से वो डिमोरलाइज होते हैं। जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है ना, उस केस में कुछ CWC मेंबर्स जो हैं वो अपनी पर्सनल अनभिज्ञता की वजह से ऐसा करते हैं, बाकी कानून में इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है। नहीं, एक्चुअली मैंने भी JJ एक्ट पढ़ा है, उसमें जो हम लोग जो नो क्वेश्चन आस्क्ड का जो मेंशन कर रहे हैं ना, ये उसमें नहीं लिखा हुआ है जहाँ तक मैंने पढ़ा है और मुझे ठीक से याद है। तो ये करने की ज़रूरत है। ये ऐसे केसेस हमारे सामने भी आए हैं जहाँ कुछ CWCs तो जो पहले से अवेयर हैं या मान लीजिए नहीं अवेयर है तो वो बात करके पता कर लेते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ CWCs हैं वो जानते भी नहीं हैं, जानना भी नहीं चाहते हैं, और जानते भी हैं अगर तो भी वो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अभी हम लोगों ने करीब 10-15 दिन पहले यहाँ रांची में भी एक सेशन किया, उसमें CWCs भी आए थे जो एक्स CWCs हैं, तो उनमें से एक CWC जिक्र कर रहे थे इस बात का, वो बात अपनी जगह उनकी सही भी थी कि किसी भी बच्चे का जो सर्वांगीण विकास है वो अपनी फैमिली में ही सबसे बेहतर हो सकता है, जो उसकी बायोलॉजिकल फैमिली है। तो यहाँ तक ठीक है। तो इसलिए CWCs की कोशिश होती है कि वो काउंसलिंग की जाए पेरेंट्स की, और उनको डिफरेंट पॉलिसीज से, योजनाओं से जोड़ा जाए अगर किसी तरह का कोई फाइनेंशियल या और तरह की प्रॉब्लम आ रही है बच्चे के पालन पोषण में। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि ये तय कौन करेगा कि उनकी काउंसलिंग करनी है कि नहीं, उनसे क्वेश्चन आंसर्स पूछने हैं कि नहीं पूछने हैं, और इसकी वजह से क्या हम फ्यूचर में जो इस तरह के पेरेंट्स हैं जो CWCs में आ सकते हैं, कहीं हम उन्हें डिमोरलाइज तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए जब भी अब हम लोग एक बोलना चाहिए कि एक फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम हर चीज़ को बहुत थॉटफुल नज़रिए से देखें और फिर उसकी रिकमेंडेशंस दें कि क्या करने की ज़रूरत है और क्या नहीं किया जाना चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड की जानी चाहिए। जी एक्चुअली हम अगर इसमें नो क्वेश्चन पॉलिसी रखते हैं तो हमारे पास पेरेंट्स जो हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि उनकी जो आइडेंटिटी है वो भी हमें सीक्रेट रखनी है। अगर हम वो सीक्रेट नहीं रखेंगे तो पेरेंट्स हमारे पास नहीं आएंगे। अगर हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप किस जिले के निवासी हैं, किन परिस्थिति में बच्चे का त्याग कर रहे हैं, आप एकल महिला होकर त्याग कर रही हैं, तो इन्हीं सब चीजों के लिए गवर्नमेंट ने नो क्वेश्चन पॉलिसी बनाई है। इसका जो लिटरेचर है वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी कि इस बात का उल्लेख कहाँ किया हुआ है। प्लीज ताकि हम इस पे आगे इस पे हम आगे मतलब हम श्योर हो जाएं कि हाँ हमें इसमें कुछ अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है। तो मगर सेक्शन 35 JJ एक्ट का तो इंक्वायरी के बारे में बात करता है और सेटिस्फेक्शन कमेटी का होना चाहिए।
तो ये सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन, यदि कमेटी सेटिस्फाइड नहीं है कि आप सरेंडर कर रहे नहीं कर रहे, तो फिर वो तो वो सरेंडर नहीं नहीं। जी नहीं, उसमें समिति का सेटिस्फेक्शन जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर कोई एकल महिला है जिसने कंसीव कर लिया है और वो बच्चा पैदा करने के बाद नहीं अपनी फैमिली या वहाँ रिलेटिव तो को सुनीता बता जी ये रही तो है। स्पेशल केस हो गया, वहां पे तो सीडब्ल्यूसी कंसीडर कर लेगी, लेकिन नहीं। जहां पर माँ और पिता दोनों हैं, दोनों बालिग भी ड्यू हैं, टू दोनों पॉवर्टी वो मैरिड भी हैं। सरेंडर करना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि मैं हाँ। रांची का ही एक केस बताती हूँ कि एक बच्ची का जन्म हुआ, पहली बच्ची थी, और वो बच्ची स्पेशली एबल्ड बच्ची थी, उसका क्लेफ्ट लिप था और उसके उंगलियां आपस में जुड़ी हुई थी हाथ की। वो फैमिली जी। उस बच्ची को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, उन्होंने डॉक्टर को कहा कि आप इसको कर दीजिए कुछ, डॉक्टर ने मना कर दिया। डॉक्टर ने कहीं कहीं से पता किया तो उनको हमारे बारे में पता चला, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया और फिर मैंने उनको सेफ सरेंडर के बारे में बताया। वो बच्ची को रात में 12 बजे हमने ले जाकर एडमिट करवाया हॉस्पिटल में, क्योंकि माँ बेहोश थी और फैमिली ज़्यादा कुछ उसमें करने के लिए तैयार नहीं थी। उनकी फैमिली को तैयार किया, फादर को तैयार किया कि आप चलिए वहाँ पे, अभी तो एडमिट करवाने के लिए ज़रूरी होगा। एक CWC मेंबर भी हमारे साथ रहे जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट की थी, वो उनको पता चला, वो भी पहुंची, सेंसिटिव CWC मेंबर है वो यहाँ की। वहाँ पे जाके एडमिट करवाया। नेक्स्ट डे उसके फादर को भेजा मैंने यहाँ रांची के CWC के पास कि आप जाइए सेफ सरेंडर का करवाइए। एक सदस्य तैयार हैं क्योंकि वो पालोना के मंच से भी जुड़े हुए हैं और वो जान भी रहे हैं कि सेफ सरेंडर क्या है या नो क्वेश्चन आस्क्ड होना चाहिए। लेकिन जो बाकी सदस्य थे वो उसके फादर से इस तरह से बात करने लगे कि वो फादर को गिल्ट होने लगा। उनका मेरे पास फ़ोन आया कि मैम ये तो इस तरह से बात कर रहे हैं कि तुम्हारे होते हुए क्यों हम तुम्हारी बच्ची को रखेंगे, तुमको शर्म नहीं आती, इस तरह की चीज़ें होने लगी। यही ज्यादातर होता है, जी ज्यादातर यही मैं वही होता कह है। रही हूँ। तो ये केसेस आते हैं, जो आप केस डिस्कस कर रही हैं वो विशेष केस है, उसको तो सारे CWCs मान लेंगे, लेकिन हमें तो उन बच्चों को भी बचाना है ना जो उस वर्ज पे हैं जहाँ उनकी कभी भी हत्या की जा सकती है या उनको छोड़ा जा सकता है नर के हालात में, और वो ऐसे माता पिता से भी जन्मे हो सकते हैं जो कि मैरिड हों। तो वहाँ पर ये नो क्वेश्चन आस्क्ड पॉलिसी नहीं है, वहाँ CWC की जो डिसीजन मेकिंग पावर जो उनको दी गई है वहाँ फिर वो मैटर करती है। तो और उनकी ट्रेनिंग, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, सेफ सरेंडर को लेकर, अबेंडनमेंट को लेकर और इन्फेंटिसाइड को लेकर किसी CWC की कभी ट्रेनिंग नहीं करवाई जाती है। तो उनको आधी चीज़ें मालूम ही नहीं होती हैं कि उनको क्या करना चाहिए, उनका रोल क्या होना चाहिए इसमें। तो ये जो प्रॉब्लम है ये सामने मतलब डे टू डे में हम लोग फेस करते हैं। जी रोहतास जी आप कुछ कह रहे थे। एक मिनट रोहतास जी, शायद वैशाली जी भी कुछ कहना चाह रही हैं। और ये मैं इनको, मोहन जी आप जुड़े हुए हैं क्या सवेरा वाले उससे? जी। अच्छा ओके, तो मोहन जी और वैशाली जी ने बताया। वैशाली जी आप पहले बताएं कि आप कुछ कहना चाह रही हैं इसमें। मैम बस यही कहना चाह रही हूँ कि हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है कि सारे बेबीज को सेव करना है, जी। तो हमें नो क्वेश्चन पॉलिसी पे ही अप्रोच करना पड़ेगा। अगर हम कोई भी एक भी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई कर देंगे तो वो मान के चलिए कि दे विल बी मतलब फोर्स्ड, कहना चाहिए कि दे विल बी फोर्स्ड टू लीव दैट बेबी, और वो किस हालात में छोड़ेंगे हमें पता नहीं। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि लेट अस कीप इट कि नो क्वेश्चन पॉलिसी, आप देना चाहते हैं दे दीजिए, सेफली दे दीजिए रादर देन अबेंडन करें। जी थैंक यू वैशाली जी। मोहन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, अभी हम लोग जो बात सुने कि सेफ सिलेंडर की जो बात हो रही है जी, उनका मैम आपने बहुत अच्छा बात बोला कि जैसे कि एक काउंसलिंग की पार्ट होनी चाहिए। क्या कि हमको ये जानकारी, ठीक है क्वेश्चन हम लोग नहीं करें, या तो हम उनसे बात नहीं करें, हम एक काउंसलर को उनको रिकमेंड कर दे कि आप वहाँ पे जाए, आप वहाँ पे एक बार बात की। कई बार परिस्थिति भी ऐसा बनता है कि बच्चे को सिलेंडर करने की बात आती है, फिर 60 डेज का जो समय है जे एक्ट में, उस पीरियड में बच्चे फिर पुनः जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं उनके पास रिटर्न भी हो जाते हैं। तो अगर हम काउंसलिंग का पार्ट इसमें जरूरी है, ऐसे नो क्वेश्चन करके तो ठीक है ये बात कि ऐसा हो, तो फिर तो बच्चे सभी अगर हम एक थोड़ा सा अलग बात करते हैं तो मेन बायोलॉजिकल जो पेरेंट्स होते हैं वो जो देख रेख करेंगे उससे बेटर कोई नहीं कर सकता है। हम लोग निश्चित तौर पर परिवार में। और एक चीज है जे एक्ट में बाल हित की बात कही गई है जी, एक सेंटेंस हर जगह है बाल हित, और CWC को बाल हित भी देखना है, बच्चे का हित में क्या है उसके लिए भी अगर हम बात करते हैं तो बच्चे का तो हम लोग नहीं क्वेश्चन करें, ठीक है
सुनीता जी और वैशाली जी से बात जो उन्होंने बात की उससे मैं सहमत हूँ, लेकिन परिस्थिति को भी जानने की हम लोग की कोशिश होनी चाहिए। हम उनसे बात नहीं करें जब SIR में बात आती है कि इस तरह के कारण से बच्चे का परित्यक्त करना चाह रहे हैं, तो फिर हम लोग उसको थोड़ा सा उनको काउंसलिंग के पार्ट में उनको जोड़ा जा सकता है पेरेंट्स को। जी ये एक मेरा जी, निश्चित तौर पर मानना था। काउंसलिंग होना, और ये भी एक बात है जो शायद विदेशों में नहीं है, मुझे कम से कम पढ़ने में नहीं आया कि यहाँ के पेरेंट्स के पास ये राइट है कि 2 महीने तक वो अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि वो खुद पालन पोषण करेंगे बच्चे का तो वो उसको लेके जा सकते हैं। और यहाँ पर मैं अभी जिन CWC मेंबर का जिक्र कर रही हूँ, उनके काल में ही रामगढ़ में ऐसा हो चुका है कि एक फैमिली में 5वीं बच्ची का जन्म हुआ था, और हॉस्पिटल से ही जानकारी आई CWC के पास। CWC ने बच्ची का सरेंडर करवा लिया, लेकिन उसके बाद उस फैमिली को लगा कि नहीं, बच्चे को हम खुद ही पालेंगे, कुछ भी मदर को लगा होगा या जो कुछ भी है, और उसके बाद वो वापस उस बच्ची को अपने साथ लेगा। और ऐसे क्योंकि अभी कई CWC मेंबर जो अभी भी CWC में हैं, और मोहन जी हैं, जैसे सुनीता जी खुद हैं, प्रीति जी हैं, तो वो या तो पहले रहे हैं CWC में, त्रिभुवन जी हैं, या फिर अभी भी हैं, तो ये भी इस बात से सहमत होंगे कि इस तरह की चीज़ें हुई हैं, ऐसे केसेस हुए हैं जबकि उन्होंने रिकंसिडर किया अपने फैसले को और लेकर गए। तो काउंसलिंग ज़रूरी है पेरेंट्स की, उनको ये बताना ज़रूरी है कि उनके पास ये राइट है, 2 महीने तक कंसिडरेशन का वक्त है उनके पास, और एक रिपोर्ट उनके रीजंस पर, वो रिसर्च का भी पार्ट हो सकती है कि भाई क्यों पेरेंट्स, क्या क्या रीज़न है जिनकी वजह से वो अबेंडन करें। लेकिन CWC की काउंसलिंग या उनकी ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है इस पक्ष में कि वो डिनाई ना करें या इस तरह से बातचीत ना करें जिससे लगे कि वो उनको बेइज्जत कर रहे हैं या उनको गिल्ट फील करवा रहे हैं। शायद इसके लिए CWC के बजाय अगर कोई काउंसलर हो जो उन पेरेंट्स से बात करे तो ये ज़्यादा अच्छा, प्रक्रिया का पालन CWC के ज़रिए हो, लेकिन काउंसलिंग वाला जितना भी पार्ट है वो किसी काउंसलर के ज़रिए हो। त्रिभुवन जी कुछ बात कहना चाह रहे हैं। मैं इसमें कह रहा था कि नो क्वेश्चन जो सरेंडर पॉलिसी है वो अच्छी पॉलिसी है। हम बच्चों को केवल इसलिए उनका बारे में पूरी जानकारी रखना चाहते हैं कि भविष्य में यदि बच्चा कहीं पर क्लेम करता है कि हमको अपना बायोलॉजिकल पेरेंट के बारे में जानकारी की ज़रूरत है, मुझे अपने विलेज के बारे में जानकारी ज़रूरत है, इसलिए भी ये प्रश्न बार बार आता है। अगर हम उसका आगे का भी फ्यूचर को ध्यान में रखना है ना, तो क्वेश्चन वाले पार्ट है उनमें इन्फेंट के मामले में एक क्लियर गाइडलाइन हम लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है उसमें। नहीं, मैं समझी नहीं त्रिभुवन जी, एक बार प्लीज़ रिपीट करेंगे। नहीं, मैं उसमें कह रहा था किसी प्रश्न को करना, पूछना, जो विषय बार बार आ रहा है हम लोग के डिस्कशन में, तो बच्चों के मामले में जब सरेंडर के लिए आते हैं उस समय पूछने का उद्देश्य उनके रिकॉर्ड को भी ठीक करना रहता है, ताकि फ्यूचर में मान लीजिए कोई बच्चा एडॉप्शन में चला गया, जाने के बाद में वो बच्चा क्लेम करता है कि हम अपने बायोलॉजिकल पेरेंट को जानना चाहते हैं, उसके विलेज को जानना चाहते हैं, उस समय वो जरूरत पड़ता है कि उसको पूरी जानकारी के लिए वो डाटा सेफ रखा जाए। अच्छा, मतलब मान लीजिए कि वो बच्चा बड़ा हो जाता है और वो अपने पेरेंट्स के बारे में जानना चाहता है, तो फिर उसको रिकनेक्ट करवाया जा सके उस फैमिली से। ओके, लेकिन फिर अगर ऐसा होता है तब तो फिर वो गोपनीयता की जो शर्त है वो भी भंग हो जाती है ना त्रिभुवन जी। उस फैमिली ने जिसने बच्चे को सरेंडर कर दिया और उस 2 महीने के बीच में भी वो नहीं आए बच्चे को लेने के लिए, तो वैसी परिस्थिति में तो वो पेरेंट्स के बारे में बता नहीं सकते है ना, वहाँ तो गोपनीयता भंग हो जाएगी। एक केस में तो गोपनीयता रहती ही है जी, नहीं मतलब ऐसे तो होती है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होगी, लेकिन उस बच्चे को भी शायद नहीं बताया जाना चाहिए। हालांकि इस तरह की अब मांग उठ रही है, कई पेरेंट्स विदेशों से आते हैं, कई बच्चे आते हैं जो अपने पेरेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, और इस पर भी कुछ लोग काम कर रहे हैं जो उन बच्चों को उनकी फैमिली से, जब बायोलॉजिकल फैमिली है उनसे रीयूनाइट करवाते हैं। वो एक बार कम से कम अपनी उस फैमिली से मिलना चाहते हैं, कोई उनको थैंक्स करना चाहते हैं कि भाई उन्होंने बच्चे को मारा नहीं या इधर उधर नहीं छोड़ा। तो वो बात, उसको भी हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान दोनों में, 3 चीजों को ध्यान में देख करके हम लोग को इन्फेंट के मामले में तो वही है कि फिर वो अभी का एक जो guideline है ऐसे surrender क्या का, हम लोग गाइडलाइन में दें, क्या रखें, क्या कहें उसमें कि भाई जिससे सारी बातें उसमें हो सकती हो कि भाई बच्चे का भी पक्ष रखा जाए, पेरेंट्स का भी रखा जाए। ऐसा
रिकमेंड तो आपको और हमको ही करना है, हम लोग इसीलिए यहाँ पर मंथन कर रहे हैं। उसमें बच्चे को लेकर के और पेरेंट्स को लेकर के और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को लेकर के, तीनों को लेकर के जी कुछ विषय हम लोग जोड़ सकते हैं उसमें, ताकि वो तो प्रोटेक्शन वही का आप मामला लोग भी प्लीज उसका हाँ हो जाए, उसका डिग्निटी का भी मामला उसमें स्पष्ट आ जाए और बच्चे का वहां पर सेफ सरेंडर भी हो जाए। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन हमें उसमें लिखना क्या है ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि भाई क्या रोल्स, कहाँ तक रोल होगा सीडब्ल्यूसी का, कहाँ पर उसकी रोल फिर सीमित हो जाएंगे, पेरेंट्स का क्या रोल रहेगा, यही तो हमें बताना है उनको। हाँ, ये तो हम लोग को करना पड़ेगा तो थोड़ा गाइड। जी तो बताइए कि क्या करना है, कैसे करना है, वही तो हम लोग फिर लिख के देंगे। आप लोग समय लीजिए, एक हफ्ते का समय लीजिए, नेक्स्ट मीटिंग में जो हम लोग फिर मिलेंगे। वैसे तो बात होगी अगली बार, हम लोग फोरेंसिक पर बात करने वाले हैं, लेकिन ये वाला फोरेंसिक पर होगी बात, लेकिन ये सबमिशन हो करके ऐड हो जाएगा उसमें, अलग से हम लोग ऐड नहीं तो इस पर ज़रूर सोचें और ग्रुप में भी इस पर सजेशंस आप लोग देते रहें, वो एक दूसरे के ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे, क्योंकि सारी बातचीत यहाँ पर होना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ग्रुप में भी प्लीज़ इसके बारे में ये वाले जो बात करके हाँ जो भी जिसको समझ में आए तो वो ग्रुप में उसको डाल दे, उसमें एक सजेशन के रूप में। ये मैं ये कहना चाहता हूँ इस बिंदु पर, जो आप कह रहे हैं ना सेफ सरेंडर नो क्वेश्चन पॉलिसी, जी यदि ये आप अपनाते तो डेट में लीड टू फ्लड गेट सरेंडर, लोग अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए भी सरेंडर कर सकते हैं। तो वी हैव टू चेक दैट आल्सो इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, so we have to carve out an exceptions to it. In conditions में there will be no question policy, in conditions में there has to be a question policy. So you have to segregate, जैसा कि MTP एक्ट में किया गया है, ये तीन चीजें यदि होती हैं तो it is right. Doctor will not ask any question, he will terminate the pregnancy. तो इसी प्रकार जब आप सेफ सरेंडर की बात करते हो तो उसमें भी वो आना, अदरवाइज पीपल विल रन अवे फ्रॉम द लायबिलिटी। पर सर जब सरकारें पालने लगवा रही हैं और पालने में जो बच्चे को छोड़ रहा है वो क्राइम नहीं है, उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं हो रहा है, तो उससे तो कहीं बेटर है कि सेफ सरेंडर बच्चे को करे, क्योंकि उसमें तो कोई क्वेश्चन आंसर ही नहीं है और फिर लोगों को आईपीसी उसको अपराध बनाती है। अब ये बात अलग है कि हमारी एजेंसी उस पर अपराध नहीं कायम करती। यदि अबंडनमेंट ऑफ चिल्ड्रन 12 साल से नीचे का होता है वो अपराध नहीं, लेकिन उसके लिए तो वो एक तरह से क्रेडल को उन्होंने डेजिग्नेट किया है कि भाई आप बच्चे को जो मार रहे हैं या इधर उधर छोड़ रहे हैं आप इस पालने में रख के जाएं, और ये क्राइम नहीं है। एग्जैक्टली इसलिए मैं जो क्वेश्चन काउंसलिंग और क्वेश्चनिंग की बात कर रहा हूँ, तो पेरेंट्स से सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए सरेंडर करना चाह रहे हैं तो दैट शुड नॉट बी परमिटेड। सर लेकिन आप मान लीजिए कि वो मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ कंडीशंस में जहाँ सरेंडर इज नेसेसरी, जैसे मान लीजिए देयर वाज अ फैमिली प्लानिंग, वो फेल हो जाती है, उसके बाद बच्चा बॉर्न हो जाता है, डेफिनेटली नो क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड। तो सर आप ही का एग्जांपल लेते हैं, फैमिली प्लानिंग फेल हो गई है, अब इसको कौन चेक करेगा, कैसे चेक किया जाएगा कि उनका जो रीज़न है वो वैलिड है। दूसरी बात की सेफ सरेंडर में तो आप पूछ सकते हैं पेरेंट्स से, लेकिन जब उसको वो बच्चे को क्रैडल में छोड़ के जा रहा है तो वहाँ पे तो पूछा भी नहीं जा सकता ना, और वो राइट तो स्टेट ही दे रहा है पेरेंट्स को कि आप यहाँ पे रख के चले जाइए बच्चे को, तो वहाँ पे तो कोई ऐसी बात ही नहीं आ रही है कि भाई वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं या नहीं भाग रहे हैं, या क्या सिचुएशन है उनके पास ऐसी। that has to be discussed. If you are going to make a law तो all एक्सपेक्ट को आपको डिस्कस करना पड़ेगा। बिल्कुल जैसे सर रोहताज जी आपने कहा कि अगर फैमिली प्लानिंग के बाद अगर कोई बच्चा आता है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कंपनसेशन रखा हुआ है कि अगर आप फैमिली प्लानिंग के बाद भी अगर आपको कोई बच्चा होता है तो उसके लिए आपको एक अमाउंट मिलता है कंपनसेशन के रूप में। ये तो नई बात हमें पता चल रही है सुनीता जी। यस मैडम, मैंने ऐसे कई फैमिलीज को वो पैसा दिलवाया है जिसमें उनके जैसे कई बार शिविर लगते हैं और महिलाओं का ऑपरेशन फेल हो जाता है किसी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से, तो गवर्नमेंट उनको कंपनसेट करती है उस बच्चे के लिए। अच्छा मान लीजिए कि वो गवर्नमेंट के किसी कैंप में उन्होंने ऑपरेशन करवाया है, तब उस परिस्थिति में होता है तो हाँ, उस परिस्थिति में अगर वो ऑपरेशन फेल हो जाता है और फैमिली प्लानिंग के अकॉर्डिंग 2 बच्चों के बाद वो ऑपरेशन करवा लेते हैं और अगर 3rd बेबी आता है तो मेडिकल नेग्लिजेंसी के अंतर्गत उनको उसका कंपनसेशन मिलता है फैमिली को। ओके मतलब ये कंडीशनल है, मैं समझ गई जी। हाँ, अविनाश और फिर बच्चे में अगर हमारी गुंजाइश भी नहीं है 3 बच्चों को पढ़ाने की तो उसमें फिर सरकार जो है
सरकार जो है वो आपको स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ रही है कि 4000 पर मंथ आपको एक बच्चे के लिए मिलेगा। तो अगर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो उसमें 4000 रुपए महीने का प्रावधान भी है। तो वो काउंसलिंग वाला पार्ट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर फिर इसलिए काउंसलर्स की भूमिका बढ़ जाती है। नहीं, इसलिए ही तो मतलब मैडम फैमिली से अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो सरकार की तो हजारों स्कीम्स ऑलरेडी चल रही है ना फैमिली को सपोर्ट देने के लिए। और हमारे भारतीय जो संस्कार हैं वहां पर बच्चे को जो माना जाता है उसके अंतर्गत कोई भी माँ या पिता अपने बच्चे को बहुत ही विवशपूर्ण स्थिति में ही त्याग करता है। तो मुझे लगता है ना कि हाँ, हम लोग जो रिकमेंडेशंस देंगे उससे पहले वो कारण सारे जानने बहुत जरूरी है, जिन जिन कारणों की वजह से लोग अपने पेरेंट्स को मतलब बच्चों को अबंडन कर रहे हैं, जो मैं समझ पा रही हूँ इसको, है ना। तो ठीक है, नेक्स्ट सेशन तो हमारा फोरेंसिक पर रहने वाला है और उससे जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें जो रीजंस मेरे सामने फाइंड आउट हम लोगों ने किए हैं वो मैं उस पर एक बार यहाँ पर बताऊंगी। डॉक्टर अविनाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अविनाश जी। गुड इवनिंग ऑल, मैं डॉक्टर अविनाश बात कर रहा हूँ। अभी जो अपनी चर्चा हो रही है उसमें मेडिको लीगल एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी जी रोहतास, हेलो जी जी प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो उसमें अपने को बिकॉज मेनी टाइम्स द पेरेंट्स दे आर एट फॉल्ट और दे आर इन्वॉल्व इन द क्रिमिनल एक्ट, that the medical legal angle discussion is very important in such cases. So that's why it is very important to know whether the child is stillborn or dead born. The manner of death is also very important, whether it is suicidal or homicidal or accidental. These critical questions. Yes, sir. We take care of it. If some dead body is found, then morgue is being registered and morgue is investigated and thereafter postmortem is conducted and action is taken. तो यदि बाहर अबंडन हो, यदि पेरेंट ही सीक्रेटली डिस्पोजल करते हैं तो फिर वहाँ उस पर कोई लॉ नहीं है। ये चीज तो मैं आपको पहले बता चुका कि उसका डिस्पोजल एक स्पेसिफाइड प्लेस पे होना चाहिए, ऑनरेबल डिस्पोजल होना चाहिए, उससे संबंध में कानून होना चाहिए। तो वो लाइबिलिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और लोकल अथॉरिटीज पे आपको फिक्स करना पड़ेगी। इट्स देयर ड्यूटी, और यदि वो ड्यूटी ब्रेच होती है तो दे आर लायबल टू प्रोसिक्यूशन और व्हाटएवर लायबिलिटी। मुझे लगता है कि ये वाला जो है आईपीसी 318 वाला जब तक वो डेजिग्नेटेड प्लेस वाला नहीं आएगा ना तब तक बहुत मुश्किल होगा उसको करना। अभी डॉक्टर अविनाश और हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे फ़ोन पर कि हम लोग तो अभी डायरेक्ट इन्फेंटिसाइड पर ही चर्चा कर रहे हैं इन सब सेशंस में भी, लेकिन एक पैसिव या इनडायरेक्ट इन्फेंटिसाइड भी होता है जिसमें कि उसको उसके प्रति बच्चे के प्रति नेग्लिजेंस होगा या उसको उस तरह से घुमाया जाएगा। डॉक्टर अविनाश ही बताएं इसको तो ज़्यादा बेहतर है, जिसमें कि वो केवल एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, जो सिंपल पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर हैं वो भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि ये इन्फेंटिसाइड है या नहीं है। वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट का इंटरवेंशन उसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है। Yes, ma'am. As we discussed on the telephone, there are some acts of commission and acts of omission. जी। In such cases, so the acts of omission, they are also very important, like failure to feed the child, and these are also very important. जी जी, तो इस पे हम लोग डिटेल में नेक्स्ट सेशन में बात करते हैं अविनाश जी, वो पैसिव और एक्टिव इन्फेंटिसाइड पर। और शायद वैशाली जी ने और विद्याधर जी ने दोनों ने कुछ उनके मन में है। वैशाली जी आप बताएं। मैम इसमें अभी जो हम डिस्कशन कर रहे थे नो क्वेश्चन वाले में, तो ये एक फैक्ट बिल्कुल सही बताया मैडम ने कि बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं जो आम जनता को नहीं पता होंगी। जैसे अभी हमें पता चल रहा है कि आपको ऐसा कंपेंसेशन वगैरह मिलता है, तो इसमें हम इस चीज़ को ऑप्शनल के फॉर्म में दे सकते हैं। यदि पेरेंट्स डिस्कस करना चाहते हैं तो हम उनसे क्वेश्चन डिसाइन करके उनसे पूछ सकते हैं। अगर नहीं डिस्कस करना चाहते हैं तो वी लेट देम गो विदाउट ट्रबलिंग देम। दूसरा, एक हमें उसके लिए काउंसलिंग शीट से प्रिपेयर रखनी होगी कि भले ही वो हमसे बात करें नहीं बताएं, हम उनको अपने जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं वो एक बार अपनी तरफ से बता दें कि अगर उनकी कोई उसमें से प्रॉब्लम हो तो दे कैन इफ दे वांट डिस्कस। और एक चीज़ और आई थी कि डिस्क्लोजिंग उस बच्चे को बड़ा होने के बाद अगर वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट से मिलना चाहता है तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि इसमें हमको एनोनिमिटी ही मेंटेन करनी पड़ेगी। बिकॉज अगर मान लीजिए किसी ऐसे रीज़न की वजह से फैमिली छोड़ रही है तो उनके दिमाग में एक हमेशा टेंशन रहेगा कि आज से 10 साल के बाद या 15 साल के बाद कोई बच्चा आकर हमारे घर पे फिर खड़ा होगा, तो आई डोंट थिंक दे विल बी वेरी कंफर्टेबल विद इट। तो
एनोनिमिटी मेंटेन तो करना पड़ेगी जी। हमें डिस्क्लोज नहीं करना है। एक बार अगर सरेंडर कर दिया तो वी शुड क्लोज दैट देन एंड देयर। जी मतलब ये मेरा सजेशन है। हाँ, एक्चुअली हमारे यहाँ तो ओपन अडॉप्शन होता नहीं है वैशाली जी, लेकिन विदेशों में 3 तरह का अडॉप्शन होता है। एक क्लोज्ड होता है, एक सेमी क्लोज्ड होता है और एक ओपन अडॉप्शन होता है, जहाँ पर वो दोनों फैमिलीज ओपन में होता है कि मिलती हैं बायोलॉजिकल और प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स, और बीच बीच में वो लोग आपस में सेमी क्लोज में होता है कि वो आपस में एक्सचेंज करते हैं फ़ोटोज़ और इन्फॉर्मेशंस को, और क्लोज जो होता है वो पूरी तरह से क्लोज होता है। तो अभी जो देखने में आ रहा है वो ये है कि कुछ बच्चे आए लौट कर, वो लोग उन्होंने ढूंढना शुरू किया, कुछ बच्चों को सफलता भी मिली, मतलब वो ग्रोन अप हैं, बड़े हैं, और काफ़ी मतलब हैप्पी एंडिंग आप कह सकते हैं कि इस तरह की स्टोरीज़ की हैप्पी एंडिंग वो मीडिया में भी आई, और वैसे भी पता चला कुछ लोगों के ज़रिए कि वो दोनों को ही बहुत अच्छा लगता है, उस फैमिली को भी बहुत अच्छा लगता है कि वो अच्छा हमारा बच्चा इतना बड़ा हो गया या इतना बड़ा आदमी बन गया, और बच्चे को भी अच्छा लगता है, वो अपनी तरफ से वो जो भी ग्रेटिट्यूड वगैरह करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, ये हम लोग शायद नहीं इसको डिसाइड कर सकते हैं कि ये ऑलवेज़ हैप्पी ही होगा, तो इस पर भी हमको थोड़ा सा सोचना होगा। और मुझे लगता है एक सेशन और हमको सिर्फ इन्हीं 2 चीज़ों पर करना होगा कि हमें क्या रिकमेंडेशंस उसमें देनी है, क्योंकि वो फुल एंड फाइनल होना चाहिए जो हम दे रहे हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए वाली चीज़ नहीं होगी कि यही सही तरीका है, यही करना होगा, ऐसे हमको स्पेसिफिकली उनको बताना होगा। तो एक सेशन हमको इस पे करना बहुत और ज़रूरी लग रहा है कि और सब लोग अपने ग्रुप में भी प्लीज़, जो आज लगा है ग्रुप में भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि क्या हमको फाइनल जो हमको इसको रूप देना है वो अल्टीमेटली क्या होना चाहिए। नो डाउट आप सभी के सहयोग से सब लोग अपना लिखते रहे। विद्याधर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं कहना चाह रहा था कि जो भी इन्फेंट्स या चाइल्ड जो भी सरेंडर होते हैं, सेल्फ सरेंडर या कोई भी, तो वो जैसे अडॉप्शन पूल में जाते हैं या फिर फॉस्टर केयर में जाते हैं, तो क्या अपने पास कोई रिकॉर्ड रहने का कोई रूल है? जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वो अगर बच्चा चाहे बड़ा होने के बाद अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ट्रेस करता है, तो इज इट पॉसिबली कि वो ट्रेस कर पाए, और उसके लिए क्या सपोर्ट सिस्टम होगा? मतलब क्या सरेंडर चाइल्ड में तो होता ही है, क्योंकि सरेंडर चाइल्ड जब होता है तो वो एक डॉक्यूमेंट फिल करवाया जाता है पेरेंट्स से, जितना मुझे पता है। बाकी तो CWC मेंबर्स हैं यहाँ पर, तो वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन वो रिकॉर्ड का आई थिंक 14 इयर्स का लिमिट है ना? मैं पढ़ा हूँ कहीं पे तो 14 साल तक वो रह सकता है रिकॉर्ड जी, इसमें तो CWC मेंबर्स ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि क्या इसका है, कितने साल तक वो रहता है। अगर किसी को जानकारी है तो प्लीज़ शेयर करें कि जो सरेंडर डीड साइन होती है वो कितने साल तक रहती है, और क्या वो पब्लिक डोमेन में होती है? पब्लिक डोमेन में तो खैर वो नहीं होती होगी। नहीं, वो पब्लिक डोमेन में कभी नहीं होती है। हाँ। क्योंकि सरेंडर पॉलिसी के आफ्टर दैट है ना, एक लीगल फ्री पॉलिसी भी है CWC के अंतर्गत, और उस लीगल फ्री पॉलिसी के बाद ही बच्चे को अडॉप्शन पे दिया जाता है। तो जो सेकंड फेज है सरेंडर के बाद में सॉरी जी सॉरी है ना, एक्चुअली बच्चा जब सरेंडर कर देते हैं तो एज लिमिटेशन होता है उसके साथ में कि अगर 2 साल से छोटा बच्चा है तो उसको इतने दिनों में उसको लीगल फ्री करना है। CWC के साथ एक बाउंडेशन होती है कि आपको इतने टाइम में सरेंडर्ड बच्चे को लीगल फ्री करना है, और आफ्टर लीगल फ्री करने के बाद में बच्चे से रिलेटेड कोई भी रिकॉर्ड जो है वो नहीं रखा जाता है, क्योंकि बच्चा लीगल फ्री होने के बाद में कारक की वेबसाइट पे आ जाता है, और फिर वहां से जो भी पेट्स है उसको लेने वाले वो उसको ले लेते हैं, तो उसका कोई भी रिकॉर्ड किसी भी संस्था के पास नहीं होता है। क्योंकि हमारी संस्था के जो बच्चे होते हैं, जैसे रायसेन जिले का कोई बच्चा हुआ या भोपाल जिले का कोई बच्चा हुआ, तो जरूरी नहीं है कि वो किस रीजन में किस संस्था के पास जाएगा लीगल फ्री होने के बाद में। अडॉप्शन के लिए किस संस्था के पास बच्चा जा रहा है इसका कोई रिकॉर्ड मेंशन नहीं होता है। ओके, तो आप कहीं से भी बच्चा, तो पेट्स होते हैं एडॉप्शन के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं उनको रीजन वाइज बच्चे चुनना पड़ते हैं कि वो किस रीजन के बच्चे चुन रहे हैं। अगर कोई भोपाल का बच्चा चुनेगा तो उसको भोपाल संभाग के सभी बच्चे वहां पे मिलेंगे, और वो उसमें ये नहीं ढूंढ पाते हैं कि ये कौन से जिले से बच्चा आया है और इसको हम किस पेरेंट्स को दे रहे हैं। तो ये बहुत ही गोपनीय जानकारी है। एक बार कारा के विषय में मैं आपको थोड़ा डिटेल शेयर करूंगी। कारा की जो पॉलिसीज हैं उससे हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि लीगल फ्री पॉलिसीज में किन किन बिंदुओं का अभिलेख होता है। जी, तो जो सरेंडर डीड फिर साइन करवाई जाती है सुनीता जी, फिर वो कहाँ जाती है, उसका क्या होता है?
वो सीडब्ल्यूसी के पास सुरक्षित रहती है, और सीडब्ल्यूसी के पास सुरक्षित रहने के बाद उसकी फाइल बन के, नोटशीट बन के क्लोज हो जाती है वो फाइल, और सीडब्ल्यूसी का कोई भी डाटा किसी भी डिपार्टमेंट के साथ शेयर नहीं होता है। तो वो मतलब अगर एक सीडब्ल्यूसी के बार ऑफिस किसी में ने- रहता है। हाँ, वो सीडब्ल्यूसी के ऑफिस में रहता है। सरेंडर के बाद में, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकंड स्टेप पे बनती है उस बच्चे को लीगल फ्री करने की, क्योंकि बच्चा तो पेरेंट्स की तरफ से सीडब्ल्यूसी के पास आ गया और किसी भी हमने होम में उसको भेज दिया स्टे के लिए, लेकिन वहाँ होम के बाद एक लिमिटेशन रहती है कि 2 साल से ज्यादा बच्चे को हम वहाँ पर नहीं रख पाएंगे, उसको एडॉप्शन प्रोसेस पे हमको भेजना पड़ेगा, तो हमको उसको लीगल फ्री 2 साल के अंदर अंदर करना पड़ता है। तो जो सरेंडर्ड बच्चे होते हैं उनको हम कम टाइम लिमिट में लीगल फ्री कर देते हैं, और लीगल फ्री होते ही बच्चा फिर अडॉप्शन पे जाता है, तभी उसका नाम जो है वो कारा की वेबसाइट पे आता है वो बच्चा। तो लेकिन अगर वो हमारे हाँ, देश ये तो मुझे मालूम है, लेकिन जो रिकॉर्ड्स जो सा के पास में भी होते हैं, तो वो तो सा के पास में रिकॉर्ड तो रहते ही होंगे ना, रिकॉर्ड। बिल्कुल सही बोले मंगा जी। जी जो रिकॉर्ड जो होता है ना वो सा में भी देना देना होता है उसका। हाँ, वही तो। जी 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 ये बच्चे की एक आईडी बनती है, बच्चे की आईडी के नंबर से उस बच्चे को ट्रेस किया जाता है, और फिर ये सा और कारा के पास ही ये सब आईडी रहती है। हाँ, तो वो जो सरेंडर डीड होती है वो सीडब्ल्यूसी के पास ही रहती है, वो सा के पास नहीं जाती है उसकी वो कॉपी। सीडब्ल्यूसी के डॉक्यूमेंट में ना 7 ईयर तक उसको रखा जाना है, बस ओके। इतना ही प्रावधान है। अच्छा, और उसके बाद फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देना है। जी हाँ, उसके बाद में कुछ लिखा हुआ नहीं है कि डिस्ट्रॉय करना है या रखा जाना है। तो ये भी तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना त्रिभुवन जी, की जब हम लोग रिकमेंडेशन दे रहे हैं, तो जो सरेंडर डीड है, या बच्चा मान लीजिए अबंडेंट है तो और वहाँ पर आया, या ऑर्फन्ड है तब आया है बच्चा वहाँ पर, तो उसके बाद जो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनका क्या करते हैं, कितने साल तक करते हैं, क्या किया जाना चाहिए, और ख़ासकर जिस तरह के चैलेंजेस अब आ रहे हैं सामने, जो बच्चे आ रहे हैं लौट के बड़े होकर, तो क्या होना चाहिए, इसका भी तो जिक्र, इस पर भी तो हम लोगों को मंथन करना चाहिए, मुझे हाँ, लगता है। बिल्कुल इसका हमारे पास मंथन की जरूरत है हमें, क्योंकि जेजेबी में जितने भी केसेस आते हैं बच्चों के, कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ वाले बच्चों के, तो उनका तो एक टाइम लिमिट है कि उस डेट के बाद में उनके सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो डिलीट कर दिए जाएंगे, डिस्पोज कर दिए जाएंगे। लेकिन सीडब्ल्यूसी के पास में अभी भी ये चैलेंज है कि उनके पास अभी भी पुराने रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, उनको डिस्पोज ऑफ का टाइम लिमिट जो है वो नहीं डिसाइडेड है कि लीगल फ्री करने के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको कब तक रखना है, या सरेंडर करने के बाद के डॉक्यूमेंट्स को आपको कब तक रखना है। ओके, तो ये हाँ, ये रिकॉर्ड यदि डिजिटल रख सकते हैं तो वो तो लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्टेड यदि रिकॉर्ड मेंटेन रहे तो लंबे समय तक उसमें स्पेस की और बिल्कुल सारी किया जा चीजों की- सकता है। और मेरे मन में वही सवाल आ रहा था रोहताश जी, अभी मैं भी ये बोलने वाली थी कि उसको डिजिटली रखा जा सकता है, फिर लेकिन याद आया कि डिजिटली इतना भी हैकिंग और ये सब चीज़ें आम हो गई हैं, तो उसमें हाँ, तो वो digitally डेटा safe कभी नहीं भी रहेगा। वो जो है वो हैक करके और उसको आउट किया जा सकता है, तो उसमें तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। हम उसमें क्या सजेशन दे, क्या करें, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इसमें किया जा सकता है ऐसी स्थिति में। मैम, इसमें हम कृपाशंकर जी की मदद ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सीडब्ल्यूसी में रहते हुए काफी बच्चों को लीगल फ्री करा था, और एक बच्चे को जब उन्होंने लीगल फ्री करा था, भोपाल का एक केस था, उसमें वो बच्चा फॉरेन चला गया था, और फॉरेन से वो बच्चा वापस आया था, और वापस आने के बाद उसकी दादी ने ये क्लेम किया था कोर्ट में कि उन्होंने उस बच्चे का सरेंडर नहीं किया था। तो दादी उसमें ने काफी दादी ने create हुई। दादी ने दादी ने तो फिर वो तो उसके जो पेरेंट्स हैं, सरेंडर तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने किया होगा ना। नहीं नहीं मैम, उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं थे, वो रेड पिकर्स बच्चे थे, और वो केस स्टडी जो है वो कृपाशंकर जी के टाइम का है, सीडब्ल्यूसी अच्छा, का। वो बच्चा बड़ा और उसके होगा, बाद- फिर बच्चा बड़ा होगा। नहीं मैडम, 3-4 साल का बच्चा हाँ, था मतलब वो जो- इन्फेंट नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये नहीं, था बट कि जब infant वो नहीं। सरेंडर हुआ था उस टाइम पे वो इन्फेंट था, फिर लीगल फ्री हुआ, फिर उसके बाद अडॉप्शन पे गया, तो Okay. इतना लंबा समय लग गया था। और जेजेबी में जो कृपाशंकर जी जेजेबी में भी रहे हैं, तो जेजेबी में जो डिस्पोज ऑफ करने का डॉक्यूमेंटेशन का जो मतलब तरीका है वो उनको बेहतर तरीके से पता है, तो वो Okay. दोनों चीजों को कंपाइल करके हमको एक ड्राफ्ट में क्या हमको लिखना है वो हमें सजेशन दे पाएंगे सही। कि ठीक है, तब फिर ये एक सेशन उनके साथ हाँ, भी एक कर बार लिया आप उनसे जाएगा ना। पर्सनली बात कर लीजिएगा, हाँ, हाँ। क्योंकि वो उनका खुद का देखा हुआ भी केस है, और फिर जेजेबी में रिकॉर्ड को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, वो दोनों चीजें उनके साथ हो चुकी हैं, तो वो हमको बेहतर एडवाइस कर पाएंगे कि हम अपनी ड्राफ्टिंग में किन वर्ड्स का यूज करें। एक केस तो मेरे सामने झारखंड का ही आया था, डिस्ट्रिक्ट का नाम मैं अभी नहीं बताऊंगी, कि बच्चे को
मतलब अनवेड रिलेशनशिप थी, लड़के और लड़की माइनर थी, जब प्रेग्नेंट हुई बेबी को जन्म दिया तो बेबी का सरेंडर करवा दिया गया और लड़के को हो गई जेल। बेबी सरेंडर हो चुका था, उसको 2 महीने के बाद लीगली फ्री कर दिया गया और विदेश की एक फैमिली ने उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। मतलब अभी प्रोसेस में थी चीज़ें, उस बच्चे को वो वहाँ पर उनका टिकट वगैरह सब बन चुका था, उनको यहाँ आना था। इसी बीच में ये लड़की जो है ये बालिग हो गई। वो लड़का उसने कहा कि फिर ये शादी करेगा, मतलब शादी वगैरह का कुछ चक्कर हुआ, लड़का जेल से बाहर आ गया, उन लोगों ने शादी कर ली। दोनों फैमिलीज़ ने डिसाइड किया कि भाई ये बच्चा भी इनका है, क्योंकि तो ये बच्चे को अपने पालेंगे। लीगली सारा प्रोसेस काफ़ी आगे बढ़ चुका था, तो उस समय में काफ़ी यहाँ पर उसको लेकर प्रॉब्लम हुई थी। वहाँ के फिर डीसीपी और सीडब्ल्यूसी ने कांटेक्ट किया था हमसे कि इस मामले में क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम हो रही थी कि वहाँ से विदेश से आना कितना एक्सपेंसिव है, सब समझते ही हैं। तो कारा और मतलब इवन शायद उस समय में मेनका गांधी जी ये होती थी, WCD मिनिस्टर होती थी, तो उनका भी काफ़ी प्रेशर था उस समय में। फॉरेन एडॉप्शंस होते भी बहुत ज़्यादा थे, तो तब ये सब चर्चा हो रही थी। तो उन्होंने फिर मुझसे इसमें पूछा था कि क्या किया जाना चाहिए। तो मैंने कहा कि अगर बायोलॉजिकल पेरेंट्स तैयार हैं उस बच्चे को रखने के लिए, और उन्होंने क्योंकि सेफ़ सरेंडर किया, बच्चे को अबंडन नहीं किया, अबंडनमेंट और सेफ़ सरेंडर में फिर हमको डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो अगर सेफ़ सरेंडर किया है तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स से बेहतर तो कोई फैमिली हो ही नहीं सकती है बच्चे के लिए, तो उनको ही ये दिया जाना चाहिए। इस पर मैंने फिर एक राइटअप भी लिखा था, मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी। तो ये भी इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस भी कभी कभी सामने आ जाते हैं और अल्टीमेटली फिर वो बच्चा अडॉप्टिव को नहीं देकर बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ही दिया गया था। तो ये इस तरह के जो चैलेंजेस हैं, और भी आप लोग CWC में जो लोग रह रहे हैं उनको उनके सामने और भी कई तरह के चैलेंजेस आते होंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग उन चैलेंजेस के बारे में भी यहाँ पर बात कीजिए, क्योंकि हम लोग जब वे आउट ढूंढने के लिए बैठे, भले ही इसमें थोड़ा समय लगेगा हमको सारी चीज़ों को फुल प्रूफ तैयार करने में, लेकिन एक एक चीज़ को हम लोगों को सोच के उस पर फिर ये रिकमेंडेशन देनी है कि क्या ऐसी स्थिति में होना चाहिए। जी विद्याधर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अपने हैंड विद्याधर सॉरी, जी। मैं बोलना चाह रहा था कि जो ड्राफ्ट रोहताश ने शेयर किया अभी, क्या हम उसके ऊपर कुछ आगे डिटेल्स में कुछ बना पाएंगे? तो अगर मैं कुछ पॉइंट उसके ऊपर बना कर शेयर करना चाहूँगा, स्पेसिफिकली एक एक जो चैप्टर्स दिए हुए हैं, हर एक चैप्टर में हम लोग क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, उसकी एक समरी में बना के भेज दूंगा। तो ये हम आपके पर डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में, यही हाँ बोलना चाह रहा निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत मदद भी मिलेगी। और रोहताश जी, मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगी, आपने तो वैसे हमारा काम बहुत आसान कर दिया है, वो एक तैयार करके अगर आप उसको ग्रुप में भी शेयर कर पाएँ या जैसा भी आपको ठीक लगे। पर आज जो हम लोगों ने जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी डिस्कस किया है, मैं नवीन जी से भी इस पर बात करूँगी। अगर ये आप ही लोग इसका हमको कुछ तैयार करके दे सकें, क्योंकि पूरा टेक्निकल ज़्यादा है, जो केसेस को आप मेंशन कर रहे थे, फिर नवीन जी भी कुछ मेंशन कर रहे थे, तो उससे फिर काफ़ी। तो ये वाला जो एक पर्टिकुलर ड्राफ्ट है, क्या आप इसको तैयार कर सकेंगे रोहताश जी? फील्ड है लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग, एक अलग फील्ड है एक्चुअली, उसमें हम लोगों की एक्सपर्टीज नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। हम लोग तो क्या है, लिटिगेशन साइड में है, प्लेंट बनाना, रिटर्न स्टेटमेंट बनाना, पिटीशन बनानी, ये सब तो ठीक। जब बात होती लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग की, तो आपको कम शब्दों में बहुत सी बात कहना होती है जी। तो वी शुड फाइंड आउट समवन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, कि यदि वो अपने साथ जुड़ सके और वो अपने शब्दों को, अपने डिस्कशंस को सही शब्दों में उतार सके। देखिए जी जी, त्रिभुवन जी ने बहुत अच्छा नाम दिया था इसको। हम लोग इसको ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं कि ये एक्ट का ड्राफ्ट है। एक्चुअली हम लोग एक्ट का ड्राफ्ट नहीं तैयार कर रहे, क्योंकि एक्ट का ड्राफ्ट तो हम लोग तैयार कर ही नहीं सकते हैं। ये तो जब भी करना होगा ये गवर्नमेंट को ही करना होगा। हम लोग उनको प्री ड्राफ्ट दे सकते हैं, जैसा कि त्रिभुवन जी ने भी कहा था कि हम उसमें सारे एस्पेक्ट्स रहें, वो चैप्टर वाइज हों, रिकमेंडेशंस भी हों उसमें, और उसका जो उसका एक्चुअल रूप होगा ये तो मिनिस्ट्री तैयार करवाएगी। और उसमें वो जो भी उसका फॉर्मेट होता है, तो यहाँ पर एक कॉमन मैन के लिए वो पॉसिबल भी नहीं है कि वो उस तरह से उसको तैयार करके दे। हम लोग जितना उसको मैक्सिमम टेक्निकली साउंड करके दे सकते हैं, वो रिकमेंडेशंस के रूप में है या चैप्टर के रूप में है,
वो हम लोग वहाँ पर उनको दे सकते हैं इस तरह से। मोनिका जी, हमने इससे पहले भी एक ड्राफ्ट तैयार करके दिया था रिप्रेजेंटेटिव्स को जी मैनिफेस्टो के लिए। नहीं, वो ड्राफ्ट तो नहीं था, वो ड्राफ्ट नहीं था, वो एक्चुअली वो लेटर था सुनीता जी। अगर वो आप पिछले साल वाले की बात कर रही हैं जो हम लोगों ने पिछले साल का यार, इसके पहले 5 साल पहले हमारे पास एक टीम थी एनजीओ जी की। वैशाली जी आप निकल सकते हैं, वैशाली जी प्लीज। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जी 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 थैंक यू। जी हाँ हाँ तो उन्होंने असेंबली में ही एक ड्राफ्ट तैयार करके दिया था। मैं उनसे बात करती हूँ, वो टेक्निकली ये ड्राफ्टिंग में एक्सपर्ट हैं। मैं उनका आपको नंबर भी शेयर करती हूँ, तो उनसे हमको ड्राफ्टिंग में मदद मिलेगी और हम अपना उद्देश्य उनको बताएंगे। तो वो भी बच्चों की फील्ड में काम कर रहे हैं, मगर इस तरह के बच्चों के साथ वो काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने मैनिफेस्टो क्या होना चाहिए राजनीतिक पार्टियों का, उसमें बच्चों की क्या भूमिका है, उसका एक ड्राफ्ट तैयार किया था। तो जैसे रोहतास जी ने कहा है कि उसी लैंग्वेज में तैयार होना चाहिए, तो उन्होंने उसी लैंग्वेज में तैयार करा था। मैं उनका नंबर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप एक बार मेरा रेफरेंस देख के बात कर लीजिएगा। आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा तो मैं कल या परसों में उनसे बात कर लूँगी एक बार। जी 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 जी। और एक चैप्टर का भी, सबका तो नहीं लेकिन एक चैप्टर का ड्राफ्ट मैंने भी तैयार किया था। तो एक बार फिर से आप लोग प्लीज़ अपना मेल आईडी आज शेयर कर देंगे तो मैं आप सभी को जो पढ़ना चाहते हैं उसको वो मैं आपको फिर मेल कर दूंगी उस ड्राफ्ट को, वो आप लोग देख लें एक बार। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आज जो डिस्कशन रोहतास जी के द्वारा हम लोग को कई नई जानकारियां मिली है ना, तो एक कंसेप्ट नोट उसका लीगल जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है उसको ऐड करते हुए एक लीगल नोट तैयार कर दे। उसी के आधार पर कंसेप्ट नोट बनेगा, तब जाके हम ड्राफ्ट वाले में जाएंगे। निश्चित तौर पर जी रोहतास जी। हाँ वो पॉइंट वाइज या फिर कैसे भी उसका अगर आप एक ये तैयार कर सके तो। और उसका पॉइंट्स में जो रेफरेंसेस का जो प्रयोग किया गया है सर के द्वारा, वो बहुत जरूरी है। रेफरेंसेस अगर आ जाता है जी जी तो हम लोगों को आगे चल के उनके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए वो मदद मिलेगा जब हम उसको वहाँ पर प्रेजेंटेशन के लिए रखेंगे। जी प्रयास करूंगा जी। एक चीज, क्योंकि अब हमारा काफ़ी समय हो चुका है और हम लोगों को अब इसको वाइंड अप भी करना है, तो एक पॉइंट जो आज मोटा मोटी हम लोगों ने जो एजेंडा था उससे कहीं ज़्यादा डिस्कस कर लिया है और फिर भी लग रहा है कि काफ़ी कुछ चीज़ें छूट रही हैं। तो निश्चित तौर पर हम लोग नेक्स्ट सेशन तो नहीं पर उसके बाद वाले सेशन में इस पर बैठेंगे। एक चीज़ छूट रही है जिसका लिंक मैंने शेयर किया था, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने उस लिंक को खोल के देखा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ये शेयर हुआ था। वो वाली जो बेलागावी की एक न्यूज़ शेयर की थी, ये कल या परसों मेरे पास आई है। तो उसमें जो मुझे प्रॉब्लम लग रही थी वो मैं यहाँ पे रखती हूँ, फिर आप लोग अपनी बात बताइएगा। बेलागावी में हुआ ये कि एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया हॉस्पिटल में और उसके बाद वो उस बच्चे को छोड़कर चली गई। उसके जाने के बाद वो बच्चे की भी डेथ हो गई कुछ समय के बाद। अब मुझे ये नहीं पता है एग्जैक्टली कि बच्चे को छोड़ा कहाँ, कि वो बाथरूम में छोड़ा या कहीं भी, लेकिन जो खबर आई है उससे लग रहा है कि प्रॉपर उसकी डिलीवरी हुई थी, मतलब डॉक्टर्स वगैरह ने उसकी डिलीवरी करवाई थी और उसके बाद शायद उसको क्रिब में या फिर बेड पर ही बच्चे को छोड़ के गई होगी। बाद में उस बच्चे की डेथ होगी। जो खबर में लिखा वो ये था, हालांकि ये टेक्निकली ठीक नहीं है मेडिकली भी, लेकिन उसमें लिखा हुआ था कि क्योंकि माँ छोड़ के चली गई, उसको वो केयर नहीं मिली, प्रोटेक्शन नहीं मिला, इसलिए उस मामले में पुलिस ने IPC BNS 93 के तहत केस दर्ज किया। अब मेरा सवाल इसमें ये है कि जब सरकारें हॉस्पिटल के बाहर पालना लगवा रही हैं जहाँ पे लोग अपने बच्चे को छोड़कर जा सकते हैं, और हम भी ये रिकमेंड कर रहे हैं कि हॉस्पिटल्स को या इस तरह के जितने भी PSC CHCs हैं उनको सेफ़ सरेंडर पॉइंट के रूप में डेवलप किया जाए और वहाँ पर लोग अपने बच्चों को अगर चाहते हैं सेफली सरेंडर करना वैसी परिस्थिति होने पर तो वो कर सकें। वैसी स्थिति में हॉस्पिटल में एक सेफ़ प्लेस पर अगर कोई महिला अपने बच्चे को छोड़कर जा रही है तो क्या उसके खिलाफ केस होना चाहिए? जो मेरा POV है वो ये है कि केस नहीं होना चाहिए अगर वो सेफ़ प्लेस पे छोड़ा गया। हॉस्पिटल में भी कई जगह हैं, जैसे उसको हमको डिफ्रेंशिएट करना होगा कि उसको बेड पे छोड़ा गया या टॉयलेट में छोड़ा गया, टॉयलेट में भी फर्श पे छोड़ा गया है या कमोड में छोड़ा गया, फ्लश टैंक में छोड़ा गया है, वहाँ झाड़ियों में, कैंपस में कहीं छोड़ा गया। इस तरह से डिफ्रेंशिएट करके जब हम लॉ की बात करेंगे तो करना होगा। लेकिन अगर मान लीजिए इस केस में हम मान के चल रहे हैं कि उसको बेड पे छोड़ा गया, तो क्या आपके नज़रिए से इसमें केस दर्ज होना चाहिए? मेरे नज़रिए में तो होना चाहिए मैडम, क्योंकि क्या है कि जो लॉ स्ट्रिक्ट सेंस में कहता है कि नेग्लेक्ट आप किसी भी प्रकार से कर सकते हो,
मतलब ये प्राइम ड्यूटी सेक्शन 93 पेरेंट्स पे देती है कि 12 साल के बच्चे की आपको देखभाल करनी है, उसकी केयर करनी है जी। और यदि आप उसमें नेग्लेक्ट करते हो तो अपराध, ये सीधा सीधा उसकी वर्डिंग से आता है। जैसे पहले इसमें ही आपका सेफ सरेंडर एज एन एक्सेप्शन जुड़ेगा। यदि आप उसको सेफली सरेंडर करते हो तो आप 93 के प्रोसिक्यूशन से बच जाओगे, जैसा कि एमटीपी एक्ट में होता। पर यदि सर आप miscarriage- जी, मैं यहाँ पे रोकूंगी सर। आप एक बात बताएं, एक महिला या एक फैमिली जो हॉस्पिटल के बेड पर बच्चे को छोड़कर जा रही है, यानी कि उनकी इंटेंशन तो गलत नहीं है, उनको पता है कि हॉस्पिटल स्टाफ है, तुरंत बच्चे को मेडिकल केयर मिल भी रही है, मिलती भी रहेगी आगे भी। और एक फैमिली जो अपने बच्चे को झाड़ियों में या नाले में डाल रही है, दोनों को हम एक ही सेक्शन से कैसे डील कर सकते हैं? नहीं, मगर जो अभी एग्जिस्टिंग लॉ है वो तो यही कहता है। लेकिन हम तो रिकमेंडेशंस की बात कर रहे हैं। इसलिए रिकमेंडेशन में आपको ऐसा नहीं है कि बिना बताए आप बच्चे को छोड़ के चले गए, तो दैट इज ऑल्सो। आप जाइए तो स्टाफ को तो इन्फॉर्म करके जाइए, एक एजेंसी को कॉल करके जाइए, टोल फ्री नंबर पे इंटीमेशन करके जाइए। यदि अनअटेंडेड वो बेड पे भी रहा जी, तो भी तो दिक्कत है। नहीं, अनअटेंडेड वैसे तो होना नहीं चाहिए, फिर तो वो मेडिकल नेग्लिजेंस भी हो जाएगा। लेकिन दूसरी बात ये है कि उसके लिए तो मास लेवल पर अवेयरनेस करनी होगी, मतलब हॉस्पिटल्स में भी उसके लिए बाकायदा साइन बोर्ड्स वगैरह होने चाहिए जो सेफ सरेंडर के बारे में बताएंगे। या जब हम डिसीज बेबीज के बारे में बात कर रहे हैं तो कई वो बार डेड बॉडी लोग भी कहाँ पेशेंट को रखनी है, इसलिए छोड़ जाते हैं कि अस्पताल का बिल इतना हैवी रहता है कि वो दे नहीं पाते। वो भी एक कारण हो सकता है। वो एक भी कारण होता है, उन्होंने कहा जी, भी जाएंगे तो इतना से छोड़ो और निकल लो। हाँ, ये भी कई बार एक इशू वो होता है। बीमार बच्चे के मामले में और खासकर स्टिल बॉर्न बेबीज के मामले में इस तरह के मामले में केसेस भी सामने आए हैं हमारे सामने पास। तो हमको तो हम लगता है ना कि हर केस को ये अलग अलग देखना होगा। लेकिन जब हम BNS 93 की या IPC 317 की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमको ये जब तक हम ये अंतर नहीं करेंगे कि उसकी मंशन क्या, वही जो मेंस्ट्रिया जिसको आप लोग बोलते हैं उसको हम लोग इंटेंशन बोलते हैं। इंटेंशन जब हम इस लॉ के लिए रिकमेंडेशंस दे रहे हैं ना, तो इंटेंशन देखना बहुत ज़रूरी है कि उसकी इंटेंशन क्या थी। क्या वो बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, क्या वो बच्चे की वास्तव में हत्या ही करना चाहते थे, या उनकी परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि वो उस बच्चे को अपने साथ नहीं रखना चाहते थे या रख सकते थे, इसलिए वो बच्चे को छोड़ कर गए। जब तक ये तीन हम लोग अपना प्राइमरी फोकस एरिया इन तीन पर नहीं रखेंगे, शायद हम ठीक से वो सही सजेशंस या रिकमेंडेशंस नहीं कर पाएंगे। एक्सेप्शन इसी पे क्रिएट होंगे कि 93 का अपराध कब कब नहीं बनेगा। जब आप सेफ सरेंडर करते हो, आप इंटीमेशन दे करके बच्चे को छोड़ दो, तब अपराध नहीं। यदि ऐसे आपने छोड़ने का कह दिया तो कोई भी कहीं भी छोड़ के यदि मंदिर में रख के चला गया तो वो भी सेफ माना जाएगा। तो दैट इज शुड नॉट बी द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। उसका इंटेंशन होना कि एक स्पेसिफाइड जगह पर आपको वो करना जी। जैसे एमटीपी एक्ट में एक स्पेसिफाइड जगह पे आपको मेडिकल प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना है, एक स्पेसिफाइड क्वालिफाइड आदमी को करना है। आप हर जगह नहीं करा सकते, हर कोई नहीं कर सकता, तो सच टाइप ऑफ एक्सेप्शन हैज टू बी कार्ड। पर इस पर भी तो अभी IMA का मैं पढ़ रही थी, नेशनल IMA के हेड का भी मुझे लगता है 3-4 महीने पहले ही इसकी एक न्यूज़ शेयर हुई थी। मैं देखती हूँ, मुझे मिलेगा तो मैं आपको वो शेयर करूँगी ग्रुप में। उसमें अभी इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि ये कुछ NGOs के दबाव में इसको आनन फानन में लागू कर दिया गया और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स बहुत सारी सामने आ रही है। ये ठीक बात है कि इसकी वजह से फीमेल फीटिसाइड को रोकने में बड़ी मदद मिली है, लेकिन शायद इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जो अब उस समय में नहीं सोचा गया उन पर, और अब उस पर बात उठ रही है। सवाल ये है कि शासन क्या है, सेफ आपने लॉ तो बना दी और उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जगह नहीं। कई सिविल अस्पतालों में ट्रेन डॉक्टर नहीं है, वो MTP कर देने, वो रेफर कर देते कि आप वहाँ चले जाएंगे जी। तो वो सारी चीजें स्टेट का बर्डन है, तो आपने स्पेसिफाई कर दिया उसको, ये एक चीज है। तो वो तो स्टेट के बिल के बिना कोई चीज संभव होती नहीं है। अल्टीमेटली तो स्टेट का बिल काम करता है। जी। मोहन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? माइक ऑन कर लीजिए मोहन जी। मोनिका जी, अभी जो हम लोग इंटेंशन की बात कर रहे थे, बेड पे छोड़ना चाहे टॉयलेट में छोड़ना, जो पेरेंट्स जब हमारे सामने आएंगे तभी तो उनका इंटेंशन समझेंगे। और जैसे आपने बोला बेड पर छोड़ दिया, ठीक है, वो ये समझ के छोड़े कि मैं छोड़ दे रहा हूँ, कोई नर्स चाहे कोई डॉक्टर इसको देखेंगे। लेकिन एक चीज और पहलू, अगर आपकी बात हम आपकी तरफ से हम एक बात सोच रहे हैं कि अगर उनका इंटेंशन हम टॉयलेट में छोड़ रहे हैं, वो भी तो है कि कोई हमको देख नहीं रहा है छोड़ने के समय, वो भी तो अपने बचाने के लिए बच्चे को वहां पर डाल के जा रहा है। नहीं, आप ये देखिए कि उनके लिए उनको क्या इजी पड़ेगा।
वो हॉस्पिटल में बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं, अगर उसके बाद उनको बहुत सारी तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं, तो उनको तो ज़्यादा बेटर लगेगा ना कि हम जाते हुए कहीं पर भी किसी भी डेजर्टेड प्लेस में बच्चे को डाल दें, बच्चा मरे जिए इससे उनको कोई फ़र्क नहीं है। जो इन्फेंटिसाइड की घटनाएं आ रही हैं वो चाहे वो इनडायरेक्ट, उसको भी हम लोग कहते हैं कि ये इनडायरेक्ट इन्फेंटिसाइड है, जो बच्चे को अनसेफ प्लेस पे अबंडन कर रहे हैं। लेकिन अगर वो उसको सेफ प्लेस पे छोड़ के जा रहा है, वो सेफ प्लेस हम लोगों को जब हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं तो वो सेफ प्लेस हमको क्लियरली मेंशन करने पड़ेंगे कि ये सेफ प्लेस हैं, और यहाँ पर अगर बच्चे को छोड़ के जाया जा रहा है तो इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मोनिका जी, सेफ प्लेस हम पालना लगा रहे हैं, वो उसको हम सेफ प्लेस मान रहे हैं, हम बेड नहीं मान सकते इसे। नहीं मानना पड़ेगा हमको, जब हम ये रिकमेंडेशंस दे रहे हैं कि हॉस्पिटल्स को आपको सेफ सरेंडर पॉइंट के रूप में डेवलप करना है, ट्रेनिंग होगी। देखिए पूरा प्रोसेस है, आज हम कहेंगे और कल से होना शुरू हो जाएगा ऐसा नहीं है, समय लगेगा, लेकिन वो शुरुआत क्या होगी कि आप उस तरफ कदम बढ़ाइए। जब तक हम हॉस्पिटल्स को इस लूप में नहीं लेकर आएंगे ना, CWC बैठी हुई है डिस्ट्रिक्ट में, आपके ग्राउंड लेवल पर इंटीरियर में कोई है नहीं। हम अगर झारखंड एक छोटा सा प्रदेश है उसको ले लेते हैं, तो वो आदमी कई किलोमीटर का सफ़र करके बच्चे को सरेंडर करने के लिए CWC के पास नहीं आएगा, और छोड़िए CWC के पास आना तो बहुत दूर की बात है, वो जानता ही नहीं है। अब कितने आपके, मैं जब तक मैंने इस पर काम करना शुरू नहीं किया था मुझे नहीं पता था कि CWC क्या है, जबकि मैं जर्नलिस्ट हूँ। डॉक्टर्स नहीं जानते हैं, पुलिस ऑफिसर्स नहीं जानते कि CWC क्या है, तो एक हम लेमैन से कैसे उम्मीद करेंगे कि वो CWC के बारे में जानेगा, और जानने के बाद वो इतना सफ़र करके आएगा अपने बच्चे को सरेंडर करने के लिए? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सर। सरेंडर पॉलिसी वाले में हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और रिकमेंडेशंस जाना चाहिए कि CHC, PHC और आरोग्य मंदिर जो हम लोगों के अभी यहाँ बन रहा है ना जी, उन स्थानों पर भी सरेंडर करने के लिए डेवलप कर, हाँ किए बिल्कुल, वो डेवलप करना होगा, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करनी होगी इसके लिए। हाँ, हम प्रोटेक्टिव लॉ की ओर आगे बढ़े हैं ना जी, तो हम लोगों को जाना चाहिए कि हम गांव और पंचायत स्तर के उन केंद्रों पर भी कोई बच्चे को किन परिस्थितियों में छोड़कर जाए, ये कुछ बिंदु तय करें और वो हमारे रिकमेंडेशन में शामिल होना चाहिए, ताकि ये सरेंडर जो है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल का और सा के एजेंसी से बाहर निकलकर गांव तक पहुंचे। देखिए जब तक आप इसको, हाँ इंक्लूड किया जा सकता है इसमें आंगनवाड़ी, क्योंकि लगभग निश्चित, बिल्कुल आप जी रोताशी आप एकदम सही कह रहे हैं। जब तक हम सेफ सरेंडर पॉइंट्स को लोगों के रीच में नहीं लेकर आएंगे ना, तब तक हम उन बच्चों को सेफ नहीं कर सकते हैं। ये आप लिख के रख लीजिए, उसको हमको लोगों की रीच में लेकर आना होगा, क्योंकि उनके पास फार बेटर ऑप्शन है कि भैया इतना लंबा सफर करके कौन जाएगा, उठा के डाल दो झाड़ियों में, डाल दो कहीं किसी नाले में, कौन देखने आ रहा है। हमारे यहाँ ऐसा तो है नहीं कि बच्चे के पैदा होते ही उसकी कोई ऐसी मार्किंग कुछ हो जाती है जिससे कि पेरेंट्स का पता चल सकता हो। DNA सैम्पलिंग होती नहीं है हमारे यहाँ, UID हमारा तुरंत बनता नहीं है। और ये तो मैं बात करी इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरी की, कितनी डिलीवरीज तो घर में हो जाती है दाई वगैरह की मदद से, या जो जिन बच्चों की हम बात कर रहे हैं वहाँ तो कोई नहीं है, लड़कियां खुद जाती हैं या महिलाएं खुद जाती हैं, अपने घर के बाथरूम में जन्म दे रही हैं या किसी डेजर्टेड प्लेस पर जाकर बच्चे को जन्म दे रही हैं। तो उनकी रीच में जब तक हम लेकर नहीं आएंगे, उनके बारे में वहाँ उस कम्युनिटी में बात नहीं करेंगे, विकल्प नहीं बताएंगे, तब तक ये नहीं बच सकेंगे बच्चे। तो हमको हम लोग जो पहले बात किए थे कि जो कपल है उनकी काउंसलिंग की, जो प्रेगनेंसी में जो काउंसलिंग की बात हो रही थी जी, मेडिकल काउंसलिंग, मेंटल स्क्रीनिंग की बात हो रही थी। हाँ, तो यहाँ पे तो हम उनको इस चीज को बता ही रहे हैं ना, वहाँ पे तो एक इस तरह की बात भी आ जाती है। और उनके सर मेंटल स्क्रीनिंग किन पेरेंट्स की होगी? वो जो डॉक्टर के पास पहुँच रहे हैं, जो डॉक्टर के पास पहुँच ही नहीं रहे हैं। आपने कितने सारे केसेस ऐसे देखा होगा कि 9 मंथ हो गया, बच्ची ने स्कूल में डिलीवरी कर दी बच्चे की, है ना, उसके पेरेंट्स को पता ही नहीं। इज इट पॉसिबल? या मान लीजिए पॉसिबल भी है, नहीं पता चला है, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, लड़की के शरीर में बहुत सारे तरह के परिवर्तन आते हैं तो पता चल जाता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि 1% केसेस ऐसे होते हैं जहाँ सही में पता नहीं चलता है। वैसी स्थिति में क्या करेंगे? और वो 1% भारत की जनसंख्या के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, इस बात को 1% में इसको देखा जा सकता है जी, 1% में देखना होगा, और हमको दोनों चीज़ें साइड बाय साइड लेके चलनी होगी, अवेयरनेस, सेंसिटाइजेशन और प्लस वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें उनकी रीच में लेकर आना है। इसमें आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत के जो स्वास्थ्य केंद्र हैं और ग्राम पंचायत की बाल संरक्षण समिति, जो अस्थाई समिति अभी घोषित हुई है
मिशन वात्सल्य में, जी उसको जोड़ने की जरूरत है इसके साथ में। त्रिभुवन जी, आप जो जिन जिन का भी जिक्र कर रहे हैं और जिन्होंने भी जो भी सजेशंस दिए, मैं प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करूँ, वैसे तो मैं साथ साथ कुछ नोट करते जा रही थी, लेकिन आप लोग प्लीज़ ग्रुप में भी, हाँ ग्रुप में भी डाल दीजिए, तो हमारे लिए ये आसान हो जाएगा फिर उसको नोट डाउन करना, और फिर मैं मिनट्स ऑफ मीटिंग में उसको शेयर कर दूंगी। सुनीता जी ने हाथ उठाया, बताएं सुनीता जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी मैडम, जैसे आपने कहा ना कि बेड पे बच्चे को छोड़ना सेफ माना जाएगा या नहीं, तो मैडम वहाँ बेड पे छोटे बच्चे को साथ साथ अगर कोई एडल्ट और कोई एल्डर सिटीजन भी है तो भी वहाँ पे डिस्चार्ज पेपर पे आपको साइन करके ही आना पड़ता है हॉस्पिटल से। आपको ड्रिप लगे या आपको हॉस्पिटल विजिट हो या डॉक्टर विजिट हो, वो सारी प्रक्रियाओं में स्टाफ जो है आपसे पहले साइन कराता है। अगर आप टॉयलेट करने या आप चाय पीने भी अगर बाहर जा रहे हैं उस रूम से, तो भी स्टाफ आपसे साइन कराता है। और अगर आप बिना साइन करे अगर हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे हैं, अपने वार्ड से बाहर निकल रहे हैं, तो उस कंडीशन में ना उसको हम सेफ सरेंडर की कैटेगरी में नहीं ले सकते, क्योंकि हॉस्पिटल की पॉलिसी सेफ सरेंडर नहीं बोल रही हूँ सुनीता जी मैं, वो सेफ सरेंडर नहीं है, क्योंकि सेफ सरेंडर तो तब है कि जब आप बच्चे को डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को सौंप के जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ सेफ अबेंडनमेंट है वो। अगर बच्चे को क्रेडल में छोड़ा जा रहा है तो वो सेफ, अच्छा आप बताएं, आप जस्टिफाई करें प्लीज कि वो सेफ अबेंडनमेंट कैसे नहीं है बच्चे का? इसलिए नहीं है क्योंकि डॉक्टर्स जब हम एडमिशन लेते हैं किसी भी हॉस्पिटल में, तो हमारी एक फाइल बनती है, और फाइल बनने के बाद में उसकी जो भी पेशेंट रहता है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद वो हम प्रोसेस जानते हैं। जी जी, प्रोसेस तो हम जानते हैं। वो प्रोसेस जी बताएं। और अगर आप बीच अपने ट्रीटमेंट में भी अगर आप हॉस्पिटल छोड़ के जाते हैं तो वो आपको डिस्चार्ज करने की बजाय रिटर्न में आपसे ले लेते हैं कि आप अपनी स्वेच्छा से हॉस्पिटल छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें अगर बच्चे को अगर कोई माँ छोड़ के जाती है, पिता या परिवार छोड़ के जाता है आफ्टर डिलीवरी, तो उसको हम नहीं मतलब मान सकते ना कि वो सही जगह पे छोड़ के। वो ठीक है, वो प्रोसेस की बात आप कर रही हैं सुनीता जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक माता पिता अपने बच्चे को हॉस्पिटल के बेड में, या मान लीजिए कि बच्चा NICU में एडमिट था, क्रिब में था बच्चा, है ना, वहां वो छोड़ के गए हैं, आप मुझे बताएं बच्चे को क्या क्या खतरे हो सकते हैं वहां पर? मैडम कई इमरजेंसीज में वहाँ पे सिस्टर्स अवेलेबल नहीं होती है, स्टाफ अवेलेबल नहीं होता है। तो मेडिकल नेग्लिजेंस, वो तो पेरेंटल नेग्लिजेंस नहीं है, वो तो मेडिकल नेग्लिजेंस है अगर वो अवेलेबल नहीं है तो। पर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मैडम कि वो स्टाफ को सूचना देके जाएं कि हम इस बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं। नहीं देखिए, जब हॉस्पिटल में है तो सारी जिम्मेदारी जो होती है वो वैसे हॉस्पिटल की होनी चाहिए। मान लीजिए कि वो मदर अकेले ही आई और मदर की डेथ हो जाती है वैसे केस में, ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? तो तुरंत हॉस्पिटल CWC को इन्फॉर्म करता है। हॉस्पिटल को तो CWC को इन्फॉर्म करना ही है, वो एक अलग चीज़ है। हम जो, आप शायद मैं समझा नहीं पा रही हूँ, हम बात यहाँ पर ये कर रहे हैं कि बच्चे को जो छोड़ा जा रहा है कहाँ पर उसके लिए खतरा है और कहाँ पर उसके लिए खतरा नहीं है। मैं कह रही हूँ कि हॉस्पिटल के बेड में या क्रिब में छोड़ा जा रहा है तो बच्चे के लिए खतरा नहीं है, क्योंकि वो मेडिकल सुपरविजन में है। लेकिन उसी बच्चे को उसी हॉस्पिटल के अगर प्रीमाइसिस में, गलियारे में भी छोड़ रहे हैं, फर्श पर या टॉयलेट में भी छोड़ रहे हैं, तो वो बच्चा खतरे में है कि कोई भी कुत्ता कहीं से भी आकर उसको लेके जा सकता है। कुत्ता नहीं आएगा तो चींटियां और कीड़े मकोड़े उसको लग सकते हैं। वहाँ से भी है ना, हमारे यहाँ पे मतलब मध्य प्रदेश में या भोपाल में कई सारे ऐसे केसेस आए हैं जब डिलीवरी के तुरंत बाद बच्चों को जो है क्राइम, मतलब बच्चे को जो बेच दिया गया है या उसको बता दिया गया है कि आपका बच्चा गायब हो गया और वो बिक गया बच्चा। ऐसे भी कई केसेस मेरे सामने आए हैं। तो मुझे लगता है कि बेड पे से भी गायब होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हॉस्पिटल के लेबर रूम से बच्चा गायब हो रहा है तो बेड पे आने के बाद तो कोई ध्यान भी नहीं देता है। अगर कोई दाई, कोई नर्स या कोई स्टाफ ही अगर बच्चे को बेच दे, या कोई आसपास के लोग, जो बच्चा चोर गिरोह होता है जो तुरंत डिलीवरी के बाद बच्चों को गायब करके बेच देते हैं दूसरी फैमिलीज को, ऐसे में हम कैसे मान सकते हैं कि वो वहाँ बेड पे सेफ है? देखिए, जो आप बात कर रही हैं अब ये दूसरी बात हो जाती है, ये है चाइल्ड ट्रैफिकिंग, या हम इसको और कॉइन करते हैं बेबी ट्रैफिकिंग की। और ये सिर्फ मध्य प्रदेश के नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है। ये तो आप बात करिए कि जहाँ पर वो ऐसे हो जाते हैं, पेरेंट्स के रहते रहते भी ये चीज़ें हो रही हैं, पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है लेकिन उनसे छीन के ले गया, बहाना बना के ले गया। वो अब इन्फेंट्स के खिलाफ अलग क्राइम है, क्योंकि काफ़ी सदस्य काफ़ी बाद में जुड़े हैं। तो मैं नेक्स्ट जब मैं कारणों पर जिक्र करूँगी तो मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगी कि इन्फेंट्स के खिलाफ खतरे कौन से हैं। केवल अबेंडनमेंट और इन्फेंटिसाइड नहीं है, इसके अलावा इन्फेंट्स के खिलाफ बहुत सारे खतरे
अभी बढ़ रहे हैं, जिस पर हमको इन्फेंट प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत है। तो ये एक अलग चीज़ बात कर रही हैं सुनीता जी आप। जब हम अबेंडनमेंट और इन्फेंटिसाइड के संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं कि एक बच्चा, उसके लिए सेफ प्लेस कौन कौन सा हो सकता है, कहाँ कहाँ उसको खतरा हो सकता है। यहाँ से तो जब तक बच्चे को नहीं निकाला जाएगा या कोई नहीं लेके जाएगा, वो बच्चा अपने से जा नहीं सकता है, हिल नहीं सकता है। तो अगर हॉस्पिटल में बच्चा आ गया तो ये अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्पिटल की होनी चाहिए। अगर नहीं है, वैसे तो होनी चाहिए और होती भी होगी, लेकिन अगर नहीं है तो उसको सुनिश्चित करना होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्पिटल की है कि वो वहाँ से बिना उनकी इजाज़त के ना जाए, और उसको मदर्स या फादर जो भी हैं जो इस तरह से छोड़ के जा रहे हैं, डिटेक्ट होना चाहिए। इस मामले में भी मदर को अरेस्ट किया गया है, लेकिन क्योंकि अभी तक सच कोई लॉ नहीं है जो उसको इससे मुक्त करता हो। 93 में इसको अपराध माना जा रहा है, लेकिन मैं इसमें यहाँ पर ये इसको केस को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी लगा मुझे, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। हमें ये डिफ्रेंशिएटिंग लाइन एक खींचनी पड़ेगी दो पेरेंट्स के बीच में, एक जो बच्चे को नाले में डाल रहे हैं और एक जो बच्चे को हॉस्पिटल के बेड पर छोड़कर जा रहे हैं। ये अगर हम लाइन नहीं खींचेंगे तो शायद हम इनजस्टिस करेंगे। नहीं, जब तक आप उसको सेफ सरेंडर की प्लेस आप डेजिग्नेट नहीं करेंगे, आप नहीं कर सकते। तो मेन क्रक्स जो है आपके आर्गुमेंट का वो इतना है कि सेफ सरेंडर प्लेस शुड बी डेजिग्नेटेड एंड इट इज टू बी एक्सेसिबल टू द पब्लिक एट लार्ज। मतलब ग्रास रूट लेवल पर सेफ सरेंडर का पॉइंट होना चाहिए। जी जी। हॉस्पिटल के बाहर भी तो क्रैडल्स लगे होते हैं, हॉस्पिटल के बाहर भी क्रैडल्स लगे होते हैं, तो आप बेड की बजाय हॉस्पिटल के क्रैडल्स पे छोड़ के जा सकते हैं। अच्छा, अब आप बताइए, हॉस्पिटल का क्रैडल ज़्यादा सेफ है जो कैंपस में लगा हुआ है, या वो बेड ज़्यादा सेफ है? आप खुद ही बताइए। ये मैं रोहतास जी की बात से सहमत हूँ कि वो जब हम इस पर रिकमेंडेशन देंगे तो हमें इस पर स्ट्रेस देना होगा कि जो डेजिग्नेट करें प्लेसेस को कि सेफ अबेंडन तो खैर अभी हमारे यहाँ कोई ये शायद ये मुझे याद नहीं पड़ता, मैंने कहीं पढ़ा है कहीं पर भी पॉलिटिकली या पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ अबेंडन शब्द का जिक्र कहीं नहीं हुआ है। अनसेफ अबेंडनमेंट का हो सकता है या अबेंडनमेंट का होता है, सेफ और अनसेफ का जिक्र कहीं नहीं होता है। हम इसको शुरू से उठा रहे हैं इसलिए क्योंकि इसमें जो है वो सरेंडर वाले अबेंडनमेंट, यदि सेफ सरेंडर होगा तो अबेंडनमेंट नहीं कहलाएगा। ये बेसिक लॉजिक है। और हमें जी अंतर भी ये समझाना होगा कि सेफ सरेंडर अलग चीज है और सेफ अबेंडनमेंट बिल्कुल अलग चीज है। ये दो अबेंडनमेंट यदि आप चाइल्ड का करते हो तो उसके प्रॉपर्टी राइट्स को भी आप खत्म कर देते हो। नहीं, अबेंडनमेंट जैसे क्रेडल में अगर आप डाल रहे हैं तो वो सेफ सरेंडर नहीं कहलाएगा, वो सेफ अबेंडन कहलाएगा। लेकिन वही CWC या डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को आप सरेंडर कर रहे हैं तो वो फिर सेफ सरेंडर कहलाएगा बच्चे को। अब हैंडओवर के केसेस बहुत सारे आते हैं, तो इसलिए जो है वो हमको बिल्कुल एकदम क्लियरली मेंशन करना होगा कि क्या चीज़ सेफ सरेंडर है, क्या चीज़ सेफ अबेंडनमेंट है और उसके दायरे में कौन कौन से प्लेसेस आते हैं। एक्सेप्शंस क्रिएट करना होंगे आपको कि यदि इस तरीके से करते हो तो इसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अभी तो ये बड़े वेग टर्म में और बहुत लार्ज चीज को कवर करता है कि आप यदि चाइल्ड का अबेंडनमेंट करते हो जिससे कि उसकी मृत्यु हो सकती है तो आपको उसमें BNS 92 है शायद, पहले तो IPC 93 तो 317 वाली है ना सर? हाँ, तो यहाँ पे चलेगा IPC 315 वाला। IPC 315 शायद BNS 92 में आया है मेरे ख्याल से, 92 या 91 कुछ ऐसे। 315 एक्ट डन विद द प्रिवेंट चाइल्ड नहीं, वो 91 तो अलग है, वो तो बर्थ ना होने के लिए डेथ के पॉइंट पे 91। ये तो जो आप बात तो अपन चल रहे हैं डायरेक्ट इन्फेंटिसाइड के लिए वो 91 है। डायरेक्ट इन्फेंटिसाइड हाँ तो वही हाँ 93 है। 12 साल से नीचे के बच्चे को अबेंडन करना है 93। हाँ नहीं, अबेंडनमेंट के लिए 93 है। मैं सोची कि आप डायरेक्ट इन्फेंटिसाइड का जिक्र कर रहे हैं। नहीं, मैं अबेंडनमेंट की बात कर रहा हूँ। तो वो जब तक आप इस सेफ प्लेस, इसमें एक्सेप्शंस आपको बनवाना पड़ेंगे 93 में, ताकि किसी का प्रोसिक्यूशन ना हो। जी जी। ये यदि होता है तो इट विल नॉट बी ऑफेंस। जैसा कि MTP एक्ट में है कि यदि आप वहाँ स्पेसिफाइड सेंटर पे अबॉर्शन कराते तो इट इज नॉट ऑफेंस। डॉक्टर अबॉर्शन करता है, इट इज नॉट एन ऑफेंस, ही शैल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस IPC ऑफेंस। तो वो एक्सेप्शन आपको यहाँ क्रिएट करना पड़ेगी। किन किन कंडीशन में आप छोड़ के जाते हो तो उसको सेफ अबेंडनमेंट माना जाएगा। भले ही आपने सरेंडर नहीं किया, आप वो प्रक्रिया नहीं जानते, मगर आप
सेफ जगह पर डेजिग्नेटेड प्लेस को उसको रखे गए तो इट शैल नॉट बी एन ऑफेंस अंडर 93। जी, तो आज की जो डिस्कशन हुआ है इसमें की टेक अवेज हमारे क्या क्या हैं, एक बार कोई नटशेल में थोड़ा सा बता देंगे सबको, जिसको जो जो याद आता रहे। पहला पॉइंट तो मैं यही लिख रही हूँ कि प्लेसेस को डेजिग्नेट करना बहुत ज़रूरी है जब भी ये सेफ अबंडन या सेफ सरेंडर की बात होगी। इसके अलावा आज का क्या क्या है? क्रिमेशन के लिए भी स्पेसिफाइड प्लेस होना चाहिए। मतलब या जब हम यूसीसी की बात कर रहे हैं तो इन्फेंट के मामले में तो सेफ बरियल हो या क्रिमेशन जो भी हो, दैट हैज टू बी स्पेसिफाइड। हाँ, तो डेजिग्नेटेड प्लेस फॉर क्रिमेशन, हाँ, क्रिमेशन ऑब्लिक बरियल, जी जी जी, वो डेजिग्नेटेड होना चाहिए। और कोई बताना चाहें कुछ कि इसमें और हमारा टेक अवे क्या है की पॉइंट? हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया, आज अभी याद नहीं हो रहा। आंगनवाड़ी को भी इंक्लूड करना, सेफ सरेंडर पॉइंट, हाँ, सेफ सरेंडर पॉइंट्स को और सेफ अबेंडनमेंट पॉइंट्स को लोगों की रीच में लेकर आना। एग्जैक्ट। और सरेंडर पॉइंट्स को इसके अलावा और कुछ विद्याधर जी ने भी शायद कोई एक सजेशन दिया था। सेक्शन 318 को भी रिविजिट करने की जरूरत है कि जहाँ की डेड बॉडी का डिस्पोजल भी आप बिना इंटीमेशन के नहीं कर सकते, यू हैव टू इंटीमेट। हाँ, उसमें 318 में आपने दो बातें बताई थी कि एक है सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ बर्थ और विद इंटेंशन टू कंसील द बर्थ ऑफ बेबी। और ये तो इसको हमको फिर इसमें दो चीजें हैं, तो इसमें हमारे रिकमेंडेशन क्या रहेगा? रिकमेंडेशन ये रहेगा, इवन इफ आप बर्थ को कंसील नहीं किए, डेड बॉडी भी आप विदाउट इंटीमेशन क्रिमिनेट नहीं कर सकते। यू हैव टू इन्फॉर्म अथॉरिटी, देन ओनली यू कैन क्रिमिनेट द बॉडी। मतलब उसको डिस्पोज ऑफ भी नहीं कर सकते हैं सीक्रेटली। एग्जैक्टली। मतलब उसको किसी भी रूप में, जो अभी इसमें एक उसमें क्लॉज डाल दिया है कि वो डिस्पोज ऑफ करना गुनाह नहीं है, हमको बताना है कि ये भी गुनाह है। और इसकी अभी तो जैसे शायद 2 साल की सजा है इसमें, इसको सख्त करवाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं रोंग डूअर्स जो हैं करने वाले, है ना। तो सीक्रेट डिस्पोजल को क्राइम माना जाए। जी, और कुछ? ये मेन पॉइंट है जो अपन ने डिस्कस किए। ये वाला तो आज हम लोगों ने ऐसे डिस्कस नहीं किया, पहले हम लोग कर चुके हैं कि हॉस्पिटल प्रीमाइसेस में ही कुछ ऐसे विकल्प हमें देने होंगे कि जो स्टिल बॉर्न बेबीज़ हैं और पेरेंट्स उनको लेकर नहीं जाना चाहते हैं, तो उनके लिए वहाँ पर कोई व्यवस्था हमें बनानी होगी। अच्छा, एक चीज़ डॉक्टर अविनाश ने कही थी कि इसको मेडिको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखना या उसका इंटरवेंशन होना बहुत ज़रूरी है। पर मुझे लगता है कि ये वाला हम लोग नेक्स्ट जो सेशन करेंगे उसमें इसको डालेंगे। बेसिक ये है कि हर इन्फेंट की पोस्टमार्टम होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी पता है। चले, हाँ, है ना, हर इन्फेंट का। परंतु उसके लिए सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, कई बार वो चीरफाड़ करने से परहेज करती है। उनका कहना है कि इन्फेंट की चीरफाड़ ना हो, तो वो संदिग्ध परिस्थितियों में तो वो हो सकती है, परंतु जहाँ बर्थ नॉन है वहाँ वो चीरफाड़ से कई बार लोग मना करते हैं। ये पोजीशन रहती है। हम लोग इस पर कोई एक मत नहीं हो सके कि जो नो क्वेश्चन आस्क्ड पॉलिसी थी उसको लेकर, और पेरेंट्स के, हाँ, एक पेरेंट्स के रिकॉर्ड को लेकर भी बात थी कि वो रिकॉर्ड सरेंडर हो या अबेंडन बेबी हो, उनका रिकॉर्ड्स कितने दिनों तक रखा जाना चाहिए या क्या होना चाहिए। इस पे शायद सबको समय की ज़रूरत है सोचने के लिए। कि पॉइंट पे परेश रावल की एक पिक्चर आई है इसी पॉइंट में, वो अपने मूल बायोलॉजिकल पेरेंट को खोजता है, उस संबंध में उस पिक्चर में अच्छा एलॉबरेशन किया है। अच्छा, वो रिकॉर्ड तो सीक्रेट रहता, परंतु वो उसको इलीगल मीन से निकाल लाता और उसको पता चलता। ओके, चीजें उसके बारे में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि यदि आप सरेंडर करके चले जा रहे हैं तो प्रॉपर्टी पे भी राइट को इफेक्ट करता। एक बार आप 18 साल कहीं रहे और अचानक से एक राइट का क्लेमेंट उद्भूत हो जाता है, तो फिर बाकी लोगों का रिएक्शन क्या होता है, ये एक पॉइंट कंसीडर करने का। क्योंकि प्रॉपर्टी राइट्स भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं अल्टीमेटली।
तो मुझे लगता है कि ये जो, हाँ, ये जो रिकॉर्ड वाली जो बात है, हम डॉक्यूमेंटेशन और इसकी, इस पर शायद हमको अलग से एक बार सेशन करना होगा, क्योंकि ये अपने आप में एक वास्ट फील्ड है और इसमें बहुत सारी चीज़ों को हमें कंसीडर करके फिर कुछ रिकमेंड करना होगा इसमें। तो इस पर हम लोग ये इसका रख लेते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन पर हम लोग एक इसका अलग से सेशन रख लेंगे, जो भी अबंडन या सरेंडर बेबी के से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है ना। तो कुछ और अगर किसी को कहना है तो फिर हम करें, नहीं तो फिर इसको वाइंड अप करते हैं मीटिंग को। और एक बार और सब सदस्य अपना कैमरा ऑन कर लें अगर कर सकते हैं तो, क्योंकि कुछ सदस्य पहले नहीं थे, बाद में जुड़े हैं। एक बार सब कोई कैमरा और प्लीज़ ऑन कर लीजिए। और जो जिन्होंने भी सजेशन दिए ना, प्लीज़ यहाँ पर नहीं, वो व्हाट्सएप वाले ग्रुप में सजेशन देने से ठीक रहेगा। वहाँ पर वो हमेशा बाकी सदस्य भी पढ़ पाएंगे जो आज शामिल नहीं हो सके हैं। अविनाश जी, आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ कैमरा ऑन कर लेंगे आप, डॉक्टर अविनाश जी। और भी कुछ सदस्य यहाँ जुड़े हुए हैं। एक सेकेंड। और सभी अपने मेल आईडी भी प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो जो एक ड्राफ्ट मैंने तैयार किया एक बार उसको आप लोग देख लें कि वो सही है या नहीं है, उसमें क्या चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि उस पर फिर उसको कम से कम फाइनल किया जा सके। तो हम लोग इसको ख़त्म करते हैं मीटिंग को, और नेक्स्ट फ्राइडे फिर जुड़ते हैं। मुझे लगता है अभी तक की सबसे लंबी मीटिंग आज ही चली है, और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे डिस्कशन करके, और ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि सिंसियरली सब लोग अपना इनपुट दे रहे हैं, और इसमें और वैसे सदस्यों को भी जोड़ रहे हैं जो इसमें एक की रोल निभा सकते हैं। भूमिका जी का एक बार फिर से धन्यवाद अदा करती हूँ। आज उनकी वजह से फोरेंसिक एक्सपर्ट अभी तक हम लैक कर रहे थे, इस ग्रुप में हमारे नहीं जुड़ पाए थे, तो आज फोरेंसिक एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं, और एक सोशल वर्कर जो साइकेट्री फील्ड से हैं वो भी यहाँ पर जुड़ गए हैं। तो आप सभी से भी मेरी विनती है कि थैंक यू सो मच मैम। पर इसमें आई थिंक अविनाश सर और कौस्तव का ज़्यादा, मतलब मैं उनका थैंक्स बोलूँगी कि वो लोग बहुत इजीली एग्री हुए और बहुत कोऑपरेट करते हैं। निश्चित तौर पर मुझे उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा आज, और मुझे लगा कि जो जहाँ पर हम अभी एक बहुत बड़ी कमी रह रही थी वो शायद अब पूरी हो जाएगी। भूमिका जी ने आज जो हम लोगों ने लास्ट मीटिंग में डिस्कस किया था उसका ड्राफ्ट आज उन्होंने मुझसे शेयर किया है। मैं इसको देख लेती हूँ और फिर इसको प्रॉपरली देख के हम लोग डिस्कस करके कल या नहीं तो परसों तक वो वाला ड्राफ्ट जो है वो शेयर कर देंगे आप सभी से ग्रुप में। तो इसको अब ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि। नमस्कार, शुभ रात्रि।